Hello everyone, welcome to Infinite Decimal. In this particular video, we'll be continuing with the computer awareness section that is very important for your RRB, PO and clerk examination. Okay, so मैंने आपको अभी तक मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 दे दिया है ऑलरेडी. आई होप आप लोगों ने उनको देखा होगा. ठीक है, और वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. उसमें क्वेश्चंस भी मैंने सारे मतलब टेक केयर किए हुए हैं. ठीक है, आपको क्वेश्चन देखने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इनकेस अगर आप देखना चाहते हो तो पहले एक बार उस लेक्चर को देख लीजिए, देन क्वेश्चन को अटेंड कर लीजिए. एक दो क्वेश्चन आपको अगर इधर उधर मिलते हैं तो उसको नोट कर लीजिएगा. ओके, सो दिस इज द मॉड्यूल 3. मॉड्यूल 3 के 2-3 पार्ट में इसके बनाना चाहता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेजोरिटी ऑफ द पार्ट जो है मॉड्यूल 3 में कवर हो जाए. सो आज के वीडियो में मैं आपको जो है डीबीएमएस का पार्ट बताऊंगा. ओके, सो इसके आपको ये मॉड्यूल 3 जो है इसका पार्ट 1 बोल दो या फिर पार्ट 2 बोल दो इसको, क्योंकि पार्ट 1 अभी मैंने सॉफ्टवेयर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बताया, वो डीबीएमएस से पहले बताना चाहता था, बट डीबीएमएस है कि थोड़ा सा ऐसा रहता है कि लोगों को थोड़ा समझ नहीं आता है इसमें, और इसके टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन आपको थोड़े से हार्ड लेवल के होते हैं. तो इसीलिए इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं एंड देन हम लोग जो है वो कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है और आपके जो हार्डवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो मैं आपको बताऊंगा. एंड इसके बाद जो नेक्स्ट आपका वीडियो होगा दैट इज मॉड्यूल 3 का थर्ड पार्ट, दैट विल बी कंप्यूटर नेटवर्क्स. वो हो जाएगा, और फिर जो रिमेनिंग आपके टॉपिक्स बचे हैं वो मॉड्यूल 4 और 5 में हम लोग कवर करेंगे. ठीक है, 5 में आपका कवर नहीं हो सकता बिकॉज ऐसे ही लेंथ आपका जो है 1 आवर का हो जाता है, तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा आप लोगों के लिए. और रिटर्न क्योंकि मेरे को देखो ये सारी चीज़ें पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरे को काफ़ी आसान लग रहा है कि 1 घंटे में आसानी से पढ़ सकता हूँ, बट जिनके लिए नया होगा उनको नोट डाउन भी करना है, उनको समझना भी है, उनको याद भी रखना है. ठीक है, सो इसलिए लेंथी वीडियो थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए एक टॉपिक को लेते हैं. सो यहाँ पे मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है आज पूरा का पूरा बताऊंगा. सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करूंगा, नॉर्मलाइजेशन तक भी सारा चीज, जिससे कि इसके बाद अगर आपको नॉर्मल डीबीएमएस में कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आप कोई को प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, सो चलते हैं डायरेक्टली डीबीएमएस के ऊपर. सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखते हैं. ओके, सो सबसे पहले जो इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो आपका क्या है? डेटाबेस. ओके, सो डेटाबेस को पहले समझते हैं कि डेटाबेस होता क्या है. सो डेटाबेस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीबी भी लिखते हैं, तो मैं पहले डेटाबेस आपको बता देता हूँ. सो डेटाबेस इज बेसिकली व्हाट द कलेक्शन ऑफ, यू कैन से, या आपको हर जगह मतलब डेफिनेशन मिलेगा, मैं जैसे यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, कलेक्शन ऑफ व्हाट लॉजिकली रिलेटेड डेटा. ओके, डेटा और यू कैन से इंफॉर्मेशन. डेटा आई थिंक आप लोगों को पता होगा दैट इज रॉ इन्फॉर्मेशन होता है, और जब प्रोसेस हो जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है. ठीक है, सो लॉजिकली रिलेटेड यू कैन से इंफॉर्मेशन. ठीक है, इन ऑर्गेनाइज्ड वे. अगर ऑर्गेनाइज नहीं है तो वो डेटाबेस में नहीं है. ठीक है, और इन ऑर्गेनाइज्ड वे क्यों करते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में? जिससे कि हम उसको क्या कर सकते हैं, इजिली एक्सेस कर पाए. ठीक है, सो दैट इट कैन बी easily accessed. ओके, अपडेट हम इजी कर सकते हैं उसको. ठीक है, देन आपका डिलीट अगर करना है तो डिलीटिंग बहुत इजी से कर सकते हैं, या एडिंग अगर आपको करना है तो वो आप अच्छे से कर सकते हो, एक्सेट्रा. ठीक है, सो डेटाबेस इज बेसिकली व्हाट कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड आपके डेटा होते हैं या इन्फॉर्मेशन होते हैं इन ऑर्गेनाइज्ड वे. दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, डेफिनेशन में आपको कई बार मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये आप याद रखना है. ठीक है, और डेटा और इन्फॉर्मेशन तो आपको पता है कि डेटा जो है हमारे पास क्या होता है, रॉ होता है. ठीक है, और जब वो प्रोसेस हो जाता है ऑर्गेनाइज्ड वे में आपका होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन. ओके, सो डेटा जो है लिख देता हूँ, डेटा इज रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड. ओके, सो जब वो क्या होगा, प्रोसेस होकर जब ऑर्गेनाइज फॉर्म में बनेगा तो इन्फॉर्मेशन बनेगा, और वही हमारा क्या होता है, डेटाबेस में जाता है. सो इन्फॉर्मेशन जो होता है वो क्या होता है, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड प्लस प्रोसेस्ड होता है वो डेटा. ठीक है ना, दैट इज नो लॉन्गर अ रॉ डेटा. सो ये आपको सबसे पहले जाननी थी. नाउ डेटाबेस को अगर हम इन जनरल देखें तो 2 पार्ट में आपका डिवाइड किया जाता है. ठीक है, टाइप्स ऑफ डेटाबेस हम देखेंगे. इन जनरल अगर हम देखें कि इसको किस तरह से डिवाइड किया जाता है, तो दैट इज स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड. ओके, सो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ. स्ट्रक्चर्ड, कि अगर मान लो आपको कभी पूछे कि स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस क्या होता है या फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस क्या होता है, तो भी आप लोग बता पाओ. ओके, सो अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस. सो स्ट्रक्चर डेटाबेस में क्या होता है ना कि जो भी आपके पास जो ये लॉजिकली रिलेटेड डेटा इन्फॉर्मेशन है वो टेबल्स के फॉर्म में होंगे. ओके, जिससे कि उनके बीच में जो है लॉजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश रहेगा. सो टेबल्स के फॉर्म में जब भी रहता है तो उसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलेंगे. जैसे रिलेशनल आपका डेटा डीबीएमएस है. ठीक है, वहाँ पे जो भी डेटा होगा वो टेबल्स के फॉर्म में होता है, तो स्ट्रक्चर डेटाबेस उसको बोलते हैं. अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होगा, जहाँ पे आपका टेबल्स नहीं होगा, डेटा जो है वो आपके रिलेटेड नहीं हो सकते हैं उतने अच्छे से, जैसे आपके वेब पेजेस में आपको देखने को मिलता होगा. ठीक है, वहाँ पे भी डेटा है हमारे पास बहुत सारा, लेकिन वो रिलेटेड नहीं है. ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड वे में है, तो दैट इज वेब पेजेस. अच्छा, इसका अगर एग्जांपल दें, जैसे आपका यूनिवर्सिटीज में रिकॉर्ड जो होता है, लाइब्रेरीज में जो रिकॉर्ड होता है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड. टेबल के फॉर्म में वो लोग रखते हैं. ठीक है, रेलवे का डेटा हो गया. सो यहाँ पे एग्जांपल जस्ट लिख देता हूँ, रेलवे. ओके,
या फिर आपका यूनिवर्सिटीज़ में जो डेटा होता है दैट इज़ यू कैन से दे मेंटेन दिस स्ट्रक्चर डेटाबेस, क्योंकि उनको स्ट्रक्चर वे में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो कि जैसे लाइब्रेरी में कोई आपका बुक निकालने जाता है तो सारी जगह पे अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये तो हो गया डेटाबेस। नाउ इसके साथ साथ जो हमारे पास टर्म है आज का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ ये क्या होता है, ठीक है। सो इसको भी एक साथ ही देखते हुए चलते हैं। सो DBMS, तो इसका फुल फॉर्म तो यहाँ पे लिखा हुआ है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो व्हाट इज DBMS? सो DBMS में दो चीजें होती हैं। एक तो आपका ये हो गया कि लॉजिकली इंटर रिलेटेड डेटा होगा। सो इट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली व्हाट, अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड लॉजिकल डेटा, ठीक है। तो ये तो हो गया डेटाबेस वाला पार्ट है ना, क्योंकि यही हमने लिख दिया। अब इसके साथ साथ क्या होता है कि ये सिस्टम है ना, तो ये आपको हेल्प भी करेगा। सो इट हैज सम सेट ऑफ प्रोग्राम्स एज वेल, ओके, सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू व्हाट, रिट्रीव, यू कैन से, ठीक है, जिससे कि हम रिट्रीव कर सकें डेटा को, उसको अपडेट करना है, जो भी करना है आपको, जो भी चीजें करनी है रिट्रीव कर सकते हैं, जिससे कि हम उसको क्या कर सकते हैं, फर्दर एक्सेस करें, अपडेट करें, डिलीट करें, जो भी करना है वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स के हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। मेकिंग इट व्हाट, मेकिंग इट यूजर फ्रेंडली, ओके, यूजर को प्रॉब्लम ना हो उसको एक्सेस करने में, बिकॉज आपके लेमैन भी हो सकते हैं, नाइव यूजर्स आर आल्सो देयर है ना, जिनको उतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, दे आल्सो वांट टू एक्सेस द डेटा, है ना। तो उनको कैसे अच्छे से दिखेगा, वो सारे प्रोग्राम्स भी जो आपका जो प्रोग्राम्स इंक्लूड अगर कर देंगे तो वो आपका क्या बन जाता है, DBMS बन जाता है। तो ये आपके बहुत तरह के इसमें प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। तो कुछ प्रोग्राम्स के आपको नाम याद रखना है जो DBMS से होते हैं, दैट इज MySQL, ठीक है। SQL हम बताएंगे मैं आपको बाद में। देन दूसरा आपके पास है फॉक्स प्रो, ठीक है। देन DBase है आपके पास एक, DBase 3+, ओके, ये आपका साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होता है। देन देयर इज SQL सर्वर, ओके, तो ये आपको साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होता है, ये याद रखिएगा। सो ये सारे आपके हो गए डेटा DBMS के, और डिफरेंट आपके जो है सिस्टम्स जो है MySQL, ये सब आपको पॉपुलर है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। नाउ और एक आपका है Oracle भी है, ठीक है। Oracle इज ऑल्सो वन ऑफ द DBMS सिस्टम्स, क्लियर। सो ये हो गया डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ अगर इसका एप्लीकेशन देखें कि कहाँ पे होता है, ठीक है, तो इन जनरल जैसे मान लो कभी आपको एप्लीकेशन वाला भी क्वेश्चन एक दो बार पूछा है, तो वो भी बता देता हूँ कि एप्लीकेशन जो है अलग अलग फील्ड में होगा। ज्यादातर आपका जो है बैंकिंग में देखने को मिलता है ये, ठीक है, बैंकिंग में, क्योंकि बहुत सारे डेटा होते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस यू कैन से, ठीक है। देन टेलीकम्युनिकेशन वाले सेक्टर में ये काफी यूज होता है, ठीक है, वहां पे भी, क्योंकि आपके पास जहां पे भी बहुत सारा डेटा है आपको ऑर्गेनाइज करना है, वो सारे जगह पे क्या होगा, ये सब यूज करोगे। मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। देन आपके पास सेल्स है, एयरलाइंस हो गए, ठीक है, यूनिवर्सिटी, सप्लाई चेन, है ना, ये सारे जगह पे आपको क्या मिलेगा, एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, ओके। नाउ ये तो हो गया एप्लीकेशन। अच्छा, DBMS के साथ साथ आपके कुछ और भी चीजें हैं, जैसे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, वो देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग डीप में जो है बाकी जो टर्मिनोलॉजी है वो देखेंगे, क्योंकि एडवांटेजेस में भी ना आपके कुछ मतलब एडवांटेज है कि ये बहुत अच्छा है, ये तो हमें पता रहेगा एडवांटेज का मतलब, लेकिन उसमें ना कुछ स्पेसिफिक वर्ड है, जैसे डेटा आइसोलेशन आपको पूछ ले सकता है, डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ लेगा तो आप लोग फंस जाओगे, ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सो यहाँ बेटर होगा कि मैं लिख ही देता हूँ फॉर साइंटिफिक पर्पस, क्योंकि अगर मान लो आपको मैं PDF प्रोवाइड करता हूँ तो वहां पे ये चीज होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो साइंटिफिक पर्पस, ओके। नाउ अब हम लोग चलते हैं आपके एडवांटेजेस के पास, ठीक है। सो एडवांटेजेस हैं और कुछ आपके डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी देख लेंगे। सो एडवांटेजेस, और यहाँ पे मैं डिसएडवांटेज लिखता हूँ। तो डिसएडवांटेज बहुत कम से हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज में आपका मैं पहले जैसे बता देता हूँ, जैसे मान लो कि कभी आपका डेटाबेस फेलियर हो गया, ओके, तो उसमें बहुत सारे रिलेटेड डेटा हैं, तो सबको प्रॉब्लम हो सकता है, करप्ट हो सकता है ना। सो डेटाबेस फेलियर का आपका डर रहता है, ठीक है। DB जहां पे भी लिखूंगा, DB का मतलब क्या होगा, डेटाबेस फेलियर, ओके, सॉरी डेटाबेस, और फेलियर हो गया। नाउ दिस इज लिटिल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें थोड़ा ज्यादा होती है। एंड सिंस ये लॉजिकली डेटा को, बहुत सारे डेटा को हैंडल करता है, तो इसमें आपको क्या चाहिए, गुड प्रोसेसर रिक्वायरमेंट, ओके। सो थोड़ा कॉस्टली भी हो जाएगा ये, ठीक है। सो गुड प्रोसेसर रिक्वायरमेंट, क्योंकि मान लो आपके पास ये सारी DBMS आपको बहुत सारे डेटा को हैंडल करने देगा, लेकिन अगर आपके पास सिस्टम ही नहीं है तो आप वो आपका जो है बार बार कंजेशन हो जाएगा उसमें, ठीक है, यूजर्स को उतनी जल्दी आपका डेटा नहीं जा पाएगा। सो इसलिए ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इसको डिसएडवांटेज बोल सकते हो, ओके। बट इसके जो एडवांटेजेस हैं, जो आपके सिंपल आपके एडवांटेजेस पहले मैं बताता हूँ, जैसे सिक्योरिटी है, ठीक है। सिक्योरिटी वो कैसे प्रोवाइड करता है, ठीक है, जैसे आपको इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा गया कि सिक्योरिटी कैसे ये प्रोवाइड करता है, तो बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, बाय different level of abstraction,
एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि कुछ आपकी चीज़ें जो है ना डीबीएमएस में आपको यूज़र से छुपाई जाती हैं कि ये सारी चीज़ें उसको नहीं भी पता चले, तब भी जो उसको व्यू लेवल प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? कि आपको जो काम है वो आप देखिए, डेटा कहाँ से आ रहा है वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो अगर मैं गूगल सर्च करता हूँ, ठीक है? तो गूगल सर्च में जो मुझे चाहिए वो मुझे डेटा दिखा देता है। अब ये डेटा कहाँ से आ रहा है वो सारी चीज़ें नहीं है। सो डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन दिया जाता है, जिससे कि आपका जैसे मान लो बैंकिंग का भी आप लोग काम कर रहे हो, तो बैंकिंग में आपका पैसा कहाँ पे है? आप ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो, ठीक है? लेकिन आपका पैसा और ये सारी चीज़ें कहाँ से हो रही हैं, फाइल्स कहाँ पे स्टोर हैं, ये आपको नहीं पता चले, कि मतलब क्योंकि हैकर्स वगैरह जो है अगर पता चल जाएगा तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई दे प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, 3 लेवल के होते हैं। तो ये आपका इसके हेल्प से क्या होता है, हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। देन एटॉमिसिटी प्रॉब्लम आपका जो है इसमें आपका नहीं होता है, ठीक है? डिसएडवांटेज है कि सॉरी एडवांटेज में क्या होता है कि एटॉमिसिटी प्रॉब्लम जो है इसमें नहीं होती है, ठीक है? एटॉमिसिटी प्रॉब्लम जो है फाइल प्रोसेसिंग, जो जनरल आपका फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है, उसमें आपका एटॉमिसिटी प्रॉब्लम होती है, इसमें नहीं होती है। क्यों? क्या होता है ये बेसिकली वो देख लेते हैं। सो जैसे मान लो कि कोई पर्टिकुलर ट्रांज़ैक्शन है, ठीक है? जैसे मान लो कि ये एक पर्सन है और ये एक दूसरा पर्सन है, ठीक है? इसने इसको क्या बोला कि मैं अभी तुम्हें ट्रांज़ैक्ट करने वाला हूँ, इतने ₹500 मैं आपको मान लो भेजना चाहता हूँ, ठीक है? सो इसने भेजा यहाँ से। अब क्या हुआ कि बीच में कोई कनेक्शन आपका जो है वो कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है? तो ये ₹500 जो है वो नहीं गया इसके पास, ओके? और मतलब या फिर आपका स्विच ऑफ हो गया, आप कर रहे थे स्विच ऑफ हो गया आपका, ठीक है फ़ोन। तो क्या होगा, ये जो ₹500 है जब आप फिर से ऑन करोगे तो ये ₹500 आपका लॉस हो जाता है। जनरली अगर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की बात करें तो डीबीएमएस आपका ये जो प्रॉब्लम है इसको रेक्टिफाई करता है। वो कहता है इसका एटॉमिसिटी का प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम को रेक्टिफिकेशन का मतलब ये है कि आइदर एक कोई आपका ट्रांज़ैक्शन जो है वो फुल्ली होगा या तो नहीं होगा, ठीक है? या तो ये ₹500 जो है आपके पास यहाँ पहुँच गए होंगे या फिर आपका वो फिर से रिटर्न आ जाएगा, ठीक है? कहीं पे भी बीच में लॉस होने की कोई भी आपकी पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। तो दैट इज़ एटॉमिसिटी, ओके? So whenever a particular task is there, particular task or transaction is there, either it will happen completely or not at all. Okay, so either a task will happen completely, ठीक है, और not at all, ठीक है? तो ये भी याद रखना है बिकॉज़ आपको अगर एटॉमिसिटी पूछ लेता है कि ये क्या होता है इसका मतलब, तो एटलीस्ट ऑप्शन में अगर ऐसा रहेगा तो आप बता पाओ, ओके? नाउ द थर्ड वन, ये भी पूछा गया कि डेटा जो है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम जो है इसमें नहीं होती है, ठीक है? इंटीग्रिटी प्रॉब्लम को, ये क्रॉस का मतलब क्या है कि इसमें नहीं होती है, ठीक है? ऐसे इन जनरल होती है। जैसे आपको मान लो डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि जैसे मैं बोलता हूँ कि एक नया अकाउंट खोला गया, ठीक है? बैंक में। बैंक में अब अगर नया अकाउंट है तो जैसे अभी जनधन वाला आपका अकाउंट है तो उसमें एक लिमिट है ना? सो ये सब जो लिमिट आपके सेट करने होते हैं, ठीक है? वो आप ईज़िली यहाँ पे कर सकते हो डीबीएमएस में। इन जनरल अगर जो हमारे पास जो जनरल आपके फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, उसमें अगर हमें लिमिट्स वगैरह सेट करना है तो बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ओके? सो ये सारी चीज़ें हम बहुत आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? सो like fixing, you can say fixing limits, है ना? कंस्ट्रेंट, ये सारी चीजें आप बहुत इजी से यहाँ पे कर सकते हो, कैन बी डन इजीली हियर, ठीक है? तो वो आपका डेटा इंटीग्रिटी वाला जो प्रॉब्लम है वो आपका हट जाता है, ठीक है? जैसे कई बार ऐसा होगा ना कि मान लो कोई आपका जो है आपने आपने जैसे मान लो कि आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो आपका गुम गया या डेबिट कार्ड आपका गुम गया, तो आप जो है वहाँ पे लगाते हो ना कि फ़ोन करके कि हाँ मेरा बंद कर दो। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत आसानी से हो पाती हैं बिकॉज़ ऑफ डीबीएमएस सिस्टम, बट अदरवाइज़ ये आपका हार्ड हो जाएगा, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें जब कंस्ट्रेंट वगैरह हमें लगाना हो तो वो आपका काफ़ी अच्छे से करता है डीबीएमएस, तो ये भी आपको पूछ सकते हैं। नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग दैट इज़ कि डेटा रिडंडेंसी इसमें नहीं होती है, ठीक है? रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी नहीं देखने को मिलती है। अब इसका मतलब क्या है? रिडंडेंसी तो आप लोगों को पता है, आपने डेटा क्या कहते हैं सफिशिएंसी वाले जो अगर क्वांट के क्वेश्चन करते आ रहे हो तो ये आपको पता रहेगा, ओके? जैसे इसका मतलब क्या हुआ डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि मान लो अगर हमारे पास नॉर्मल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है जहाँ पे आपने बहुत सारे फाइल्स रखे हुए हैं, तो उसमें मान लो एक फाइल में आपके पास यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी दूसरा जगह इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे एक तीसरा इन्फॉर्मेशन आपने अलग-अलग जगह पे स्टोर करके रखा है। नाउ यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है? उस पर्सन ने आके बोला आपको कि मुझे फ़ोन नंबर अपडेट करना है, ठीक है? सो आपने यहाँ कर दिया,
यहाँ पे भी करना पड़ेगा, क्या पता यहाँ आप भूल गए, तो हर जगह आपका जो है वो नहीं हो पाएगा अपडेट, ओके, या फिर आपको जो है हर जगह जाके इंडिविजुअली करना पड़ेगा, सो दैट विल बिकम अ टीडियस टास्क। सो और उसके वजह से क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम आपको मान लो कि पर्सन आपके बोलता है, या फिर अगर कोई मान लो आपका ऑडिट होता है जो कुछ भी, ठीक है, तो आपको पता करना पड़ेगा ना कि फोन नंबर क्या है, तो आपके पास दो डेटा आएंगे, क्योंकि आपने इन दोनों को तो अपडेट कर दिया था, इसको अपडेट नहीं कर पाया, तो यहाँ पे आपका अलग डेटा होगा। सो अगर कई बार आप फेच करोगे, ठीक है, फेच करने की कोशिश करोगे कि वो पर्सन बोलता है कि मेरे को मैसेज नहीं आते हैं, फॉर एग्जांपल फोन में जब भी मैं ट्रांजैक्शन करता हूँ, तो उसको ये प्रॉब्लम आएगी ना कि वो पुराने वाले नंबर में उसको यहाँ से जा रहा होगा, ठीक है। सो ये चीज आपका जो है वो आपका हटा देता है। एंड दिस थिंग कि अगर आपके पास अलग अलग एक पर्टिकुलर चीज के लिए अलग अलग आपके पास डेटा है, तो वो आपको क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंसी प्रोवाइड करेगा। सो ये आपका हट जाता है। एंड डेटा रिडंडेंसी, ओके, डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या है कि आपको ना हर जगह पे मतलब अलग अलग डेटा रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ये क्या करता है कि हर एक मतलब डीबीएमएस क्या करता है कि बहुत सारे जो डेटा आपके पास है वो सारे रिलेटेड होंगे, तो आपको कहीं पे भी एक्स्ट्रा डेटा फिर से स्टोर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रिडंडेंसी का जो आपका सवाल होता है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, वो आपका हट जाता है। देन फिफ्थ नंबर है आपके पास डेटा आइसोलेशन, मैंने आपको बता दिया, डेटा आइसोलेशन इज देयर, आइसोलेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे देखो आपके पास जैसे मैं बोलता हूँ कि ट्रांजेक्शन का अमाउंट है, ठीक है, ट्रांजेक्शन अमाउंट इज देयर, इसको आइदर मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, न्यूमेरिक फॉर्म में लिख सकता हूँ, जैसे मान लो कि 10,000 का ट्रांजेक्शन हुआ तो 10,000, इस तरह से, है ना। लेकिन कुछ लोग इसको क्या लिखेंगे, अल्फा न्यूमेरिक वाले में लिखेंगे, कैरेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ना, 10,000 इस तरह से लिख सकते हैं। कुछ लोग मान लो कि रॉम में, मतलब कुछ आपके डेटा ऐसे टाइप होंगे जो अलग अलग टाइप में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ट्रांजेक्शन अमाउंट आइदर आप दिस में लिख सकते हो, कैरेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। सो अगर मुझे रिट्रीव करना हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, मान लो अब अगर मैं चाहता हूं कि मान लो कि दो जगह आपके पास रिकॉर्ड आ गए, एक में ट्रांजेक्शन में आपने नंबर लिखा है और एक में आपने कैरेक्टर लिखा है, दो जगह पे, ठीक है, जैसे ये दोनों जगह थे। अब अगर मैं रिट्रीव करना चाहता हूं तो वो क्या रिट्रीव करेगा, ये रिट्रीव करेगा या ये रिट्रीव करेगा, तो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा आइसोलेशन की। एक जगह का आपका रिट्रीव कर लेगा, दूसरा आपका आइसोलेटेड रह जाएगा, तो वो चीज आपकी यहाँ पे हट जाती है, ठीक है, कि डिफरेंट डेटा टाइप्स ना रख के वो क्या करता है, एक ही बार आपका जो है स्टार्टिंग में ही असाइन कर देता है कि ये हम जो है इसी चीज को रखेंगे, यही आपका फॉर्मेट रहेगा, जिससे कि बाद में अगर हम उसको क्या करते हैं रिट्रीव करने की कोशिश करें तो हमें जो है सेम ही डेटा मतलब मिलेगा, डिफरेंट आपके पास ये जो है डेटा टाइप्स नहीं रहेंगे, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि देखो लिख देता हूं मैं कि इसमें डेटा टाइप जो है ना, डेटा टाइप फॉर अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, अभी एट्रीब्यूट के बारे में हम पढ़ेंगे, जस्ट यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ। सो डेटा टाइप फॉर अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इज डिफाइंड, ठीक है, पहले ही हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइंड इन द फर्स्ट टेबल, ठीक है, कि क्या क्या आपका फॉर्मेट रहेगा, मैं क्या लिखना चाहता हूँ, आइदर आई विल बी यूजिंग न्यूमेरिक और कैरेक्टर, वो आप पहले ही डिफाइन कर दोगे, है ना। एंड जब भी हम लोगों को दूसरे टेबल में चाहिए होगा तो वहीं से क्या करेगा, वो ये रिट्रीव कर लेगा। तो फर्स्ट टेबल में आपने एक बार इसको डेटा डिफाइन कर दिया, और इसके बाद अगर दूसरे टेबल से में आपको फेच करना है, मान लो कि एक टेबल में आपने ये डेटा रखा था, दूसरे टेबल में आपको फेच करना है, तो आप किसके हेल्प से कर सकते हो, तो देयर इज दिस एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस, ठीक है, ये भी आपका टर्म है विच इज इंपॉर्टेंट, एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस, कि अगर मान लो एक पर्टिकुलर डेटा आपने फर्स्ट टेबल में रखा है, उसका एक जो फॉर्मेट है, उसका जो डेटा टाइप है कि न्यूमेरिक है, तो दूसरा टेबल अगर आपका चाहता है कि मुझे वो डेटा एक्सेस करना है, तो वो एक्सेस कर सकता है इसी डेटा टाइप को लेके। और ये जो एक्सेस करने का आपका ये जो मेथड है या फिर ये जो प्रोसीजर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस, ओके, कि यहाँ पे जो डेटा था वही आपका फॉर्मेट जो है हम दूसरे टेबल में भी यूज हो जाएगा अपने आप। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ओके, जिससे कि आपका क्या होगा, मिसमैचिंग वगैरह कहीं पे भी हमें नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। 6th आई कैन से कि डेटा एक्सेसिंग आपका जो है बहुत इजी हो जाता है, ठीक है, डेटा एक्सेसिंग इजी हो जाता है क्योंकि आपके पास क्या है, यूजिंग एसक्यूएल क्वेरीज, है ना, अलग अलग क्वेरीज हैं जिसके हेल्प से आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो एसक्यूएल जो है हम पढ़ेंगे, बस ये क्वेरीज हैं। क्वेरीज का मतलब क्या होगा कि क्वेरीज के हेल्प से आप जो भी आपको डेटा सर्च करना है या रिट्रीव करना है वो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। एंड एक और लास्ट में है वो आपका है कि मान लो कि जैसे कॉन्करेंट डेटा अगर आपको निकालना है, ठीक है, कॉन्करेंस एक्सेस एनोमली जो है वो आपका यहाँ पे रिमूव हो जाता है, ठीक है। मतलब कि अगर मान लो जैसे ये पर्टिकुलर चीज़ है, ठीक है, ये पर्टिकुलर टिकट है, ये पर्टिकुलर टिकट अगर दो पर्सन आपके जो है, या फिर मान लो कि एक अकाउंट है, जैसे मान लो अकाउंट, ठीक है, इसमें आपके पास फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज़ है, ठीक है, और दो ओनर हैं इसके,
ओनर नंबर 1 एंड ओनर नंबर 2 पार्टनरशिप में ये आपका अकाउंट खुला है, ठीक है। तो इस तरह से आपके 2 यूनिट थे। ये आपका जो है सबसे जिसको प्रेफरेंस दिया जाता है जनरली, मान लो कि आपका पहला होगा ना, जो आपका अकाउंट होल्डर में उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सो दिस इज फर्स्ट पर्सन एंड दिस इज सेकंड पर्सन। नाउ ये दोनों पर्सन जो है डिफरेंट एटीएम से, फॉर एग्जांपल दे वांट टू लाइक विड्रॉ द मनी, ओके। सो ये जब करेंगे, मान लो कि इसको भी चाहिए 7,000, इसको 7,000 चाहिए और इसको 8,000 चाहिए, ठीक है। सो अब क्या होगा कि अगर जाके ये मतलब मान लो कि आपका एटीएम से विड्रॉ करना चाहते हैं, तो ये भी करेगा, ये भी रिक्वेस्ट देगा, ये भी रिक्वेस्ट देगा। और अगर मान लो सेम टाइम पे ये रिक्वेस्ट दी जाती है, तो क्या हो जाएगा, फाइनली आपका जो बैलेंस है वो -5,000 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो इसको भी अलाउ कर देगा, इसको भी अलाउ कर देगा। तो ये सब चीजें आपकी नॉर्मल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में होती थी, ठीक है। लेकिन डीबीएमएस आपका क्या करेगा, वो देखेगा पहले कि किसका सबसे ज्यादा प्रेफरेंस है, इसका प्रेफरेंस है या फिर इसका प्रेफरेंस है। इसका प्रेफरेंस ज्यादा होगा तो वो इसको अलाउ करेगा, इसको नहीं अलाउ करेगा, इसको दिखा देगा, दिस पर्सन को दिखा देगा कि यू हैव 3,000 बैलेंस, इतना ही आप जो है विड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो कॉन्करेंट डेटा एक्सेस का जो एनोमली है वो आपका यहाँ से रेक्टिफाई हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। टाइप ऑफ डेटाबेस देखते हैं, है ना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको देखते हैं पहले। तो सबसे पहले जो है स्टार्ट करते हैं, पहले इन जनरल अगर आप देखोगे तो बुक्स में नेटवर्क दिया जाता है, तो नेटवर्क को पहले नहीं पढ़ना चाहिए, पहले हायरार्किकल मॉडल आपका पढ़ना चाहिए, ठीक है। सो पहला जो है हायरार्किकल डेटाबेस। अब ये क्या होता है, ठीक है, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा तो आपको जो है कभी भूलोगे भी नहीं, आपको याद भी रहेगा। सो इसमें क्या है, हायरार्की आप देखते हो ना अपने जैसे सबसे ऊपर आपका कोई लेवल होगा, देन उसके बाद एक नीचे लेवल होगा। तो इस तरह से जब आपका चलता है, इस तरह से अगर आपका डेटा का जो है फ्लो होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हायरार्किकल मॉडल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपका एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसी के हेल्प से आपको समझ आ जाएगा दूसरा वाला भी। सो यूनिवर्सिटी है हमारे पास, यूनिवर्सिटी से अगर आपका क्या होगा, तो दो चीजें होंगी, कुछ आपके डिपार्टमेंट्स होंगे इसमें, है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट जो आपको पढ़ाई कराएंगे, अलग 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 डिफरेंट मतलब सब्जेक्ट्स की। और आपके कुछ क्या होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, है ना। सो एक आपका सबसे ऊपर क्या है, यूनिवर्सिटी था, उसमें आपका इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपके डिफरेंट पर्सन होंगे अलग अलग लेवल पे, वो आपको लिखना है। डिपार्टमेंट्स में आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एक डिपार्टमेंट होगा स्टूडेंट को देखने वाला, ठीक है, कुछ एक डिपार्टमेंट होगा आपका जैसे फैकल्टी को हैंडल करता है, ठीक है, कुछ आपके जो है रिसोर्सेज को हैंडल करता है ना, इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है। ये सारे आपके इस तरह से जब आपका डेटा होता है कि एक आपका सबसे ऊपर होगा, देन अलग अलग लेवल पे आपके पास जो डेटा अगर फ्लो करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हायरार्किकल मॉडल, ठीक है। सो इसमें रैंक्स और लेवल के फॉर्म में होता है। सो अलग अलग रैंक, तो इसका रैंक ज्यादा होगा, इसका लेवल ज्यादा होगा, ठीक है ना। सो रैंक एंड लेवल के फॉर्म में आप जस्ट इसको याद रखिए, रैंक्स एंड लेवल के बेसिस पे हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डेटा को, ओके। एंड डेटा आर कैटेगराइज्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही लिख रहा हूँ, ठीक है। डेटा इज कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन कॉमन पॉइंट लिंकेज। नाउ ये पॉइंट याद रखिएगा, कॉमन पॉइंट, और ये जो कॉमन पॉइंट है आपका, इसका हमेशा क्या होगा, हायर रैंक होगा, ठीक है, हायर रैंक। नाउ इसका मतलब क्या होगा, देखो डेटा इज कैटेगराइज, क्योंकि देखो ये एक कॉमन पॉइंट है कि नहीं, कॉमन पॉइंट से आपका डेटा जो है निकल रहा है, और इसका अगर रैंक देखा जाए इसके कंपैरिजन में, जिससे ये बाकी सारे एट्रीब्यूट्स आपके इस तरह से निकल रहे हैं, इसका रैंक क्या है, हायर होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जो पॉइंट कॉमन होगा उसका आपका हायर रैंक होगा, और वो कॉमन पॉइंट लिंकेज के बेसिस पे डेटा को कैटेगराइज करता है। Now the next one which is important is network database. Okay, network database. अब इसमें क्या होता है, देखो ये आपका एग्जैक्टली सेम है, हायरार्किकल मॉडल की तरह ही होता है, इसमें भी कॉमन पॉइंट लिंकेजेस होते हैं, बट इसमें जो चीज होती है आपकी वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है। सो यहाँ पे आप जनरली देखोगे तो बुक्स में लिखा होता है कि डेटा आर लिंक्ड बाय, लाइक डेटा आर बेसिकली लिंक्ड बाय लिंक्स, ओके। सो यहाँ पे लिंक्स का काम होता है, तो यही आपके ये भी लिंक्स ही हैं, ठीक है। सो लिंक्स के हेल्प से आप जो है डेटा को यूज करते हो, तो दिस इज सेम एज हायरार्किकल, सेम एज हायरार्किकल, बस एक्सेप्ट जो आपकी चीज होती है ना, इसमें आपके पास मल्टीपल, एक्सेप्ट कि इसमें मल्टीपल पेरेंट रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, कैन बी प्रेजेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, ये समझते हैं, क्योंकि यहां पे भी सारी चीजें सेम ही होंगी, ठीक है। मल्टीपल पेरेंट रिकॉर्ड कैन बी प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट लिख दिया मैंने, कैन बी प्रेजेंट, कैन बी प्रेजेंट फॉर चाइल्ड रिकॉर्ड,
है ना। सो देखो चाइल्ड और पेरेंट रिकॉर्ड क्या हुआ, ये पेरेंट रिकॉर्ड हो गया और ये आपके चाइल्ड रिकॉर्ड हो गए, ठीक है। सो क्या बोला कि मल्टीपल पेरेंट रिकॉर्ड हो सकते हैं फॉर द सेम चाइल्ड रिकॉर्ड्स। जैसे मान लो कि जैसे मैं इसी का एग्जांपल में ही बताता हूँ आपको, ये यूनिवर्सिटी था आपका, यहाँ से हमारे पास डिपार्टमेंट्स आया और ये आया। अच्छा, तो डिपार्टमेंट में हमारे पास स्टूडेंट और ये था आपके पास। मान लो कि एक क्लब है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, दिस क्लब। नाउ दिस क्लब हैज ऑल्सो वन डिपार्टमेंट विच इज लाइक क्लब हैज सम स्टूडेंट, क्लब हैज सर्टेन फैकल्टीज एंड क्लब हैज सर्टेन रिसोर्सेज, है ना। सो हमने क्या देखा कि देखो ये जो आपके स्टूडेंट फैकल्टी एंड रिसोर्सेज हैं, ये आपके चाइल्ड रिकॉर्ड थे। इन चाइल्ड रिकॉर्ड जो है ये आपका डिपार्टमेंट से भी आप मैं रिलेट कर सकता हूँ। तो इन तीनों के लिए एक पेरेंट रिकॉर्ड क्या हो गया, डिपार्टमेंट हो गया। दूसरा एक क्लब है आपका, क्लब में भी क्या है, ये तीनों आपके चाइल्ड रिकॉर्ड है, तो ये भी आपका क्या हो गया, उसका पेरेंट रिकॉर्ड हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, नेटवर्क डेटाबेस हो जाएगा। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस दैट वी हैव टू रिमेंबर कि आपका सेम एज हायरार्किकल होता है बट इसमें मल्टीपल पेरेंट रिकॉर्ड आपके हो सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका क्या है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इट्स अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म। और ये आपका हायरार्किकल मॉडल क्या होगा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, ठीक है। क्लियर, समझ आया। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है इसमें। अच्छा, नाउ थर्ड वन जो आपका, जो हम लोग यहाँ पे आपके सिलेबस में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेशनल मॉडल। ओके, वो देखते हैं। सो रिलेशनल डेटाबेस। ओके, नाउ इसमें क्या होता है, तो इसमें हम जो है डेटा को किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, तो यूजिंग टेबल्स। ओके, टेबल्स के फॉर्म में हम लोग करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि एवरी पीस ऑफ डेटा, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी पीस ऑफ डेटा जो है, पीस ऑफ डेटा हैज रिलेशन विथ अदर डेटा, ठीक है ना। हर एक डेटा जो है आपका दूसरे डेटा से रिलेटेड है, इसीलिए क्या होता है इसमें अपडेशन वगैरह जो करने में आसानी होती है, ठीक है। और एक चीज याद रखनी कि एवरी डेटा वैल्यू, एवरी डेटा वैल्यू ऑफ डेटाबेस, ठीक है, हैज अ यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी। तो यूनिकनेस यहां पे आपका होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड। ये चीज आपको जस्ट याद रखनी है कि टेबल्स इन जनरल तो आपको टेबल्स ही पूछेगा, बट अगर ये पूछता है तो एवरी डेटा वैल्यू जो भी आपकी होगी वो आपका यूनिक आइडेंटिटी होता है इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये हम लोग बाद में जब पढ़ेंगे रिलेशनल डेटाबेस तब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, कुछ आपके जो होते हैं, ये तो हमने रिलेशनल डेटाबेस बता दिया आपको, कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ। मान लो कि इनकेस अगर आपको पूछ लेता है तो 3A करके बता देता हूँ, या 3 इसको A ले लेते हैं, ये आपका B है। ये क्या हो गया, नॉन रिलेशनल डेटाबेस। ओके, सो ये क्या क्या है, इसमें क्या होगा, टेबल्स का यूज नहीं होगा। जैसे कुछ एग्जांपल आपको अगर मान लो कि एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो एक एग्जांपल है नो एसक्यूएल डेटाबेस, नो एसक्यूएल डेटाबेस। ओके, ये आपका एक एग्जांपल है। अगर मान लो इनकेस क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है, तो नॉन रिलेशनल डेटाबेस का एग्जांपल क्या है, तो वन ऑफ द एग्जांपल इज दिस, एंड दिस इज एन ओपन सोर्स डेटाबेस, ठीक है। इसका सोर्स कोड जो है सबके पास अवेलेबल होता है। देन देयर इज दिस फोर्थ वन इज योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ये भी आपको बता देता हूँ। देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होगा ना कि इसमें हम क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है डेटाबेस में इज केपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड एज ऑब्जेक्ट। जैसे आपको, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पर्सन है, ठीक है, हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया। इस पर्सन का नेम है हमारे पास, ठीक है, फोन नंबर है और मान लो ईमेल आईडी है, ठीक है। ये तीनों हमने यहाँ पे रखा है, इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर दिया, ठीक है। एंड देन आपके पास यहाँ पे एक स्टूडेंट है। सो ये पर्सन है आपके पास, नेम, पर्सन और ईमेल आईडी हमारे पास है। देन स्टूडेंट है, स्टूडेंट के रिलेटेड भी हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। सो जैसे मान लो कि रोल नंबर हो गया, ठीक है, रोल नंबर यहाँ लिख देता हूँ। देन एवरेज, इसके एवरेज मार्क्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। देन आपके पास मान लो यहाँ पे प्रोफेसर है, ठीक है, प्रोफेसर्स हैं, इनका भी आपका है कि सैलरी कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, डिपार्टमेंट्स क्या है, ये सब आपको लिखा हुआ है, ठीक है। एंड देन देयर इज अनदर वन, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एड्रेस है, एड्रेस में कहाँ रहते हैं, स्ट्रीट है ना, स्ट्रीट कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। सो ये क्या करता है कि इसमें इंफॉर्मेशन, हमने क्या बोला कि इंफॉर्मेशन इज केपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड डेटाबेस एंड कैन बी लाइक रेफर्ड एंड कॉल्ड। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है इज रिप्रेजेंटेड as object and can be what, can be referred and called। now इसका मतलब क्या है, referred and called। जैसे देखो इसमें कुछ कुछ मेथड आपके डिफाइन होते हैं, ठीक है। उस मेथड के हेल्प से क्या होगा कि अगर मुझे पर्सन एक जानना है, ठीक है, कोई एक पर्सन का डेटा मुझे चाहिए जो स्टूडेंट है, तो मैं क्या लिखूंगा, मतलब मेथड्स जो होते हैं, मेथड्स के हेल्प से आप लोग यहाँ पे जाओगे और
क्वेरी लिखोगे, क्वेरी में लिखोगे ऑफ टाइप यहाँ पे स्टूडेंट। ओके, तो वो क्या करेगा, इस वाले कॉलम को देखने लग जाएगा। अगर मुझे पर्सन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मैं लिखूंगा यहाँ पे, क्या लिखूंगा, ऑफ टाइप यहाँ पे करके स्टूडेंट लिख दूंगा तो स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन दे देगा। अगर आपको प्रोफेसर का चाहिए तो आप क्या लिखोगे, ऑफ टाइप के बाद आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, प्रोफेसर्स, तो प्रोफेसर वाला चीज को वो एक्सेस करने लग जाएगा। ठीक है, सो वो कॉल कर सकते हैं कि हमें जो भी चाहिए, अगर स्टूडेंट का डेटाबेस से रिलेशन चाहिए, मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस तरह से जो है रेफरेंस और कॉल करके इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। अगर आपको मान लो कि घर का चाहिए एड्रेस है ना, तो लिव्स करके भी लिख सकते, लिव्स एड्रेस यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दोगे तो वो भी आपका हो जाएगा। सो अलग अलग मेथड यहाँ पे आपके होते हैं जिससे कि आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स जो आपने डिफाइन किए हैं, अलग अलग रिप्रेजेंट किए हैं, उनसे हम कॉल करके इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप्स, इसलिए मैंने बता दिया। तो ये आपके टाइप ऑफ डेटाबेस हो गए जो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज योर डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ओके, सो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, यू कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ओके, सो डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि हमने इससे पहले आपको बताया था कि डेटा एब्स्ट्रैक्ट करता है, इससे इंश्योर होता है सिक्योरिटी। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ शोइंग व्हाट इज रेलिवेंट, ओके, जो रेलिवेंट होगा यूजर के लिए, रेलिवेंट टू द यूजर, एंड हाइडिंग इररेलेवेंट इंफॉर्मेशंस। ठीक है, जो भी आपका इररेलेवेंट है, जो उसको जानने की जरूरत नहीं है, जो उसको यूज है, वही हम दिखाएंगे, और जो चीज नहीं चाहिए वो आपको नहीं दिखाना है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ओके, अच्छा, ये आपका इसके बेसिस पे डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो है कि हमें किसको दिखाना चाहिए, किसको नहीं, क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। ठीक है, ये चीज आपका जो है पहले जो अगर देखा जाए तो 2 टायर्स में होता था। ठीक है, कि आपके पास एक डेटाबेस है, ठीक है, और उसके बाद डायरेक्टली वहां से डेटा आपका जो है अलग अलग व्यू लेवल्स पे अलग अलग यूजर्स को मिल रहा है। सो 2 लेवल ऑफ आर्किटेक्चर था, बट उसमें काफी कंजेशन हो जाती थी। कई बार अगर मान लो कि सिंगल डेटा आपका जो है मल्टीपल यूजर एक्सेस करना चाहते हैं तो वो आपका कंजेशन में प्रॉब्लम हो जाती थी, तो नेटवर्क आपका हॉल्ट हो सकता था। ठीक है, मतलब सब सिस्टम जो है हॉल्ट हो जाता था, तो प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए जो है बाद में क्या हुआ कि 3 टायर आर्किटेक्चर आपका लाया गया। ठीक है, सो पहले 2 टायर आर्किटेक्चर होता था। 2 टायर अभी आपको समझ आ जाएगा जब मैं लिखूंगा, तो पहले 2 टायर आर्किटेक्चर था। ठीक है, बट बाद में क्या हुआ, ये आपका 1970s में यू कैन से 3 टायर आर्किटेक्चर जो है वो प्रपोज किया गया। ठीक है, और ये आपका अभी भी चल रहा है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, सो 3 टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि आप क्या करते हो कि जो भी आपका पास डेटा है उसको 3 लेयर्स में आप रखते हो। ठीक है, जिससे कि अलग अलग लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन मिले अलग अलग लेवल पे। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, सबसे पहला जो आपका होता है, ठीक है, सबसे पहला जो है मतलब यहां से बनाता है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस डिस्क यू कैन से, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर सारी है। तो सबसे पहला जो है ना वो आपका क्या होता है, फिजिकल लेवल। ओके, फिजिकल लेवल, तो ये सबसे पहले था फिजिकल लेवल, एंड देन आपके पास व्यू लेवल था। ठीक है, डायरेक्टली व्यू लेवल आ जाता है। लेकिन अब आपके पास क्या होता है, एक बीच में होता है कंसेप्चुअल लेवल और यू कैन से लॉजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल बताता हूं अभी ये सारी चीजें क्या है। उसके बाद आपके पास क्या है, व्यू लेवल। ओके, तो ये आपका हो गया 3 टायर आर्किटेक्चर। बट पहले जो होता था हमारे पास क्या होता था, यही दोनों होते थे। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम होती थी, इसलिए बाद में क्या हुआ, 1970s में आपके पास 3 टायर आर्किटेक्चर आया। अच्छा, सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जो है वो यहां पे होता है, लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन यहां पे होता है। अब देखिए, जो यूजर्स हैं आपके पास वो कहां से इंटरेक्ट करते हैं, तो व्यू लेवल पे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, कि मतलब अलग अलग यूजर्स को अलग अलग चीजें चाहिए होंगी, अलग अलग कोई भी एक पर्टिकुलर, अगर मान लो कि डेटाबेस है, वहां से अगर इन्फॉर्मेशन उसको एक्सेस करना है तो अलग अलग यूजर्स अलग अलग चीजें एक्सेस कर सकते हैं। सो अलग अलग व्यूज क्रिएट किया जाता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द यूजर्स कि उसको क्या क्या चाहिए। तो व्यू नंबर 1, ठीक है, व्यू नंबर 2 फॉर अनदर यूजर, ठीक है, व्यू नंबर 3, इस तरह से जितने भी यूजर को अलग अलग चीजें चाहिए वो अलग अलग यहाँ पे व्यूज आपके क्रिएट होते हैं। ठीक है, सो ये जो काम है, ये जो व्यू आपको क्रिएट करना है, यहाँ पे कौन काम करते हैं, तो डिजाइनर काम करता है। ठीक है, ये कौन करता है, डिजाइनर, जो आपके इंटरफेस डिजाइनर होता है वो आपका ये डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिजाइनर काम करते हैं। और ये जो फिजिकल लेवल पे डेटा है कि एक्चुअल में कहाँ पे डेटा है, ठीक है, यहाँ पे कौन काम करता है, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है। ठीक है, ये सब चीजें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। एडमिनिस्ट्रेटर ये आपका देखता है कि कहाँ पे कैसे डेटा को स्टोर करना है ना। और इसका अगर देखा जाए तो आजकल जो डेटा जो आपका फिजिकल लेवल पे स्टोर होता है वो आपके 2 तरीके से स्टोर होता है। फर्स्ट इज जो सेंट्रलाइज्ड, एक सारा डेटा जो है, जितना भी डेटा आपके पास पर्टिकुलर डेटाबेस में है सबको एक ही जगह रख लो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड।
तो ये आपका आजकल उतना ज़्यादा मतलब अभी भी है, बट ज़्यादा प्रोमिनेंट आजकल क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड, कि आप हर एक जगह पे नहीं रखते हो, मतलब एक जगह पे नहीं रखते हो, बहुत जगह पे आप रख देते हो। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज आजकल आजकल ज़्यादातर ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। एक जगह पे नहीं रखते हैं, दूसरी जगह पे रखते हैं। जैसे मान लो अगर कुछ जैसे फॉर एग्जांपल ये आप सिक्योरिटी रीजन ही एक तरह से, अगर मान लो एक जगह पे रखा हुआ है और वहाँ पे कुछ आग वगैरह लग जाती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो इसलिए अलग अलग रखेंगे तो कम से कम कुछ तो बचा रहेगा, ठीक है। सो जो फिजिकल लेवल है आपका, यहाँ पे हमें एग्जैक्टली ये पता चलता है कि आपका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, डेटा कहाँ पे किस फॉर्म में रखा गया है, ठीक है। अच्छा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल लेवल भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। सो अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए थोड़ा इसमें ज़्यादा हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, सो ये आपको क्या बताएगा, फिजिकल लेवल सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हो गया, एंड हाउ डेटा इज स्टोर्ड, हाउ डेटा इज स्टोर्ड, किस फॉर्म में है, ठीक है। जैसे आपका क्लस्टरिंग हुई है, हैचिंग है, तो अलग अलग तरीके हैं, वो आपको उतने डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बट किस तरह से आपका डेटा स्टोर हुआ है, जैसे क्लस्टरिंग है, ठीक है, जस्ट टर्म्स याद रख लीजिए, क्लस्टरिंग हैचिंग किस फॉर्म में रखा गया है वो आपको यहाँ से पता चलता है फिजिकल लेवल पे, ओके। नाउ सो डेटा लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, ये जो डेटाबेस आपका एडमिनिस्ट्रेटर है वो ये सारी चीज़ें आपका डिसाइड करता है कि किस फॉर्म में हमें रखना है, जिससे कि आपका क्या हो कि स्मूथनेस हो इन्फॉर्मेशन का, कोई भी आपका कंजेशन वगैरह हमें देखने को ना मिले। अच्छा, ये हो गया। नाउ द सेकंड लेवल जो है आपके पास, जो लॉजिकल लेवल है आपका, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि व्हाट डेटा आर स्टोर्ड, ये आपका देखता है कि क्या क्या डेटा है हमारे पास। ये हाउ डेटा, दिस इज व्हाट डेटा आर स्टोर्ड, ठीक है, एंड व्हाट रिलेशन है सिंस, तो हम क्या बोलेंगे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज डेटा, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ पे होगा, आपका लॉजिकल लेवल पे होगा, ठीक है। लॉजिकल लेवल पे आपका ये डिसाइड होता है कि किस तरह का डेटा है एंड आपका क्या रिलेशन है उनके बीच में। तो इसमें आपका कौन काम करते हैं, तो डेटाबेस डिजाइनर, ये इंटरफेस डिजाइनर है, ये डेटाबेस डिजाइनर यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, कि किस तरह से आपका जो है हमें डेटा, किस तरह का डेटा है, किस तरह का रिलेशन है, उनके बीच बेसिस पे हम लोग डेटाबेस को डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे डेटाबेस डिजाइनर काम करते हैं आपके पास। देन ये इंटरफेस हो गया, इंटरफेस डिजाइनर में जैसे मान लो कि मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ कि व्यू लेवल में आपका क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब खोला, मैं अगर यूट्यूब खोलूंगा तो मैं अपना चैनल खोलता हूँ, आप कोई और चैनल खोलोगे, ठीक है। अभी अभी आप मान लो कि जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका एक अलग व्यू है, ठीक है ना। दूसरा पर्सन जो है वो भी यूट्यूब खोलेगा, उसका एक अलग व्यू हो सकता है, मान लो वो मूवी देख रहा होगा, तो वो अलग अलग व्यू डिपेंडिंग अपॉन द यूजर अलग अलग व्यू आपके प्रोवाइड करते हैं, ठीक, समझ आया, ये आपका व्यू लेवल क्या हो गया। सो डिपेंडिंग अपॉन, ये आपका क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन यूजर रिक्वायरमेंट, ठीक है, what view is required is presented, ठीक है। so view is presented, क्लियर है। so यहाँ पे इंटरेक्शन होता है बेसिकली, ठीक है, यूजर्स का और जो डेटा में जो डेटाबेस में जो चीजें हैं जो उसको चाहिए उसके बीच में, क्लियर है। जैसे आपको मैंने बताया यूट्यूब वीडियोस का, क्लियर है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और यहाँ पे क्या होगा, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे होगा, क्योंकि हमने क्या बोला था, लोएस्ट लेवल यहाँ पे होता है, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे, ओके। अच्छा, अब ये क्यों किया गया, 3 टायर आर्किटेक्चर क्यों किया गया, टू बेसिकली एंश्योर, नाउ दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको पूछेंगे कि ये 3 आर्किटेक्चर जो है वो क्यों लाया गया, ठीक है। टू हैव दिस, टू एंश्योर डेटा इंडिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी, ठीक है, कि यूजर जो इंटरेक्ट कर रहा है उसको ये तो रहे कि जो चीज उसको चाहिए वो तो मिल जाए, लेकिन उसको ये ना पता चले कि कहाँ स्टोर है, जिससे कि हैकर्स वगैरह से ये सारी चीजें सिक्योर रहे, ठीक है। सो डेटा इंडिपेंडेंसी हो गया। और ऑल्सो एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टर्म दैट इज फ्रिक्वेंटली यूज। सो ये भी बता देता हूँ कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि देखो, आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास फिजिकल लेवल में कुछ चेंजेस किए, ठीक है, फिजिकल लेवल में आपने कुछ चेंजेस किए, लेकिन हमें जो व्यू लेवल है या एप्लीकेशन लेवल, जहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम, देखो यहाँ पे जो फिजिकल डेटा है उसको एक्सेस करने के लिए कोई प्रोग्राम आपने बनाया होगा। सो फिजिकल लेवल पे अगर मैं कोई चेंजेस करता हूँ तो मुझे प्रोग्राम चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्रोग्राम वही रहेगा, ठीक है। सो डेटा आप इधर उधर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके लिए मुझे एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी, ओके। दैट इज यू चेंज, मैं सिंपल फॉर्म में लिख देता हूँ, आपको याद रखेगा, यू चेंज फिजिकल डेटा, फिजिकल लेवल पे जो डेटा है उसको चेंज कीजिए, ठीक है, बट डू नॉट नीड टू चेंज एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है ना। एप्लीकेशन प्रोग्राम आपको उसके लिए चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्लियर हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी, ये आपका इंश्योर होता है इस तरह के आर्किटेक्चर से।
अच्छा, नाउ देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स जो भी आपके इससे ही रिलेटेड हैं, तो वो भी इसी में कर लेते हैं, इसी स्लाइड में। तो जैसे इंस्टेंसेस होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दिस इंस्टेंसेस, कई बार आपको ये भी पूछेंगे, ठीक है। इंस्टेंसेस क्या होता है? तो देखो, डेटाबेस में ना हम लोग कभी ये नहीं बोलेंगे कि मेरे डेटाबेस में इतना डेटा है आपके पास, क्योंकि डेटा हमेशा क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है ना। तो डेटाबेस इज ऑलवेज चेंजिंग। सो हम क्या करते हैं, अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द टोटल कंटेंट ऑफ योर डेटा, तो हम लोग ऐसे इन जनरल नहीं बता सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, एक इंस्टेंट डिफाइन करते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना डेटा है वो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि अगले पॉइंट पे क्या होगा, अगले इंस्टेंट पे क्या होगा, डेटा आपका चेंज हो सकता है। सो द अमाउंट ऑफ डेटा विच इज प्रेजेंट इन अ डेटाबेस एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज द इंस्टेंस। ओके, सो डेटा इनसाइड डेटाबेस, ठीक है, keeps on changing, ठीक है। सो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम और एनी डेटा इनसाइड डेटाबेस, सॉरी, दिस इज डेटाबेस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंसेस, ठीक है, समझ आया। अच्छा, सो कंटेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज द इंस्टेंस, ये आपको समझ आ गया। अच्छा, दूसरा एक टर्म है आपका जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्कीमास, ठीक है। सो ये आपका स्कीमा का मतलब क्या है, कि ये आपको बताता है कि लॉजिकल डिजाइन किस तरह का है, लॉजिकल डिस्क्रिप्शन या फिर लॉजिकल स्ट्रक्चर डेटाबेस का किस तरह का है, ठीक है। सो दिस बेसिकली हेल्प अस डिटरमाइन लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। ये आपके दो तरह के होते हैं, जिससे अभी हमने देखा है, फिजिकल लेवल, ठीक है, फिजिकल स्कीमा इसको बोलते हैं, एंड देन सेकंड वन इज लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल लेवल बोलते हैं। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जो होता है, दैट इज कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, ठीक है। ये आपके दो नाम है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसका यहाँ पे लॉजिकल लेवल की जगह पे कई बार आपको जो है वो कंसेप्चुअल स्कीमा लेवल पे दे देंगे, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। ये भी आपका सेम ही है, इंटरचेंजेबली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सो ये आपका क्या बताएगा, तो डिजाइन एट फिजिकल लेवल, की फिजिकल लेवल पे आपका किस तरह है, ठीक है ना, डिजाइन एट फिजिकल लेवल। ये सब मतलब लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझ आ जाना चाहिए, बस जस्ट क्योंकि आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा कि डिस्क्राइब डिजाइन एट लॉजिकल लेवल, ठीक है ना। ये आपका है, ये सिंस डिजाइन बताता है हमें, ओके। सो डेटा टाइप किस तरह का आएगा, मतलब इस पर्टिकुलर फिजिकल लेवल में किस तरह का डेटा फॉर्मेट होगा, वो सारी चीजें हमें स्पेसिफाई नहीं होती है। सो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट, एक बार क्वेश्चन पूछा है कि डेटा टाइप आपका यहाँ पे डिफाइन होता है, तो डेटा टाइप्स आर नॉट डिफाइंड, ओके। सो डेटा टाइप्स आर नॉट डिफाइंड हियर। मतलब जब आप स्कीमा बना रहे हो, तो स्कीमा में आप डिजाइन बनाने के टाइम ये नहीं बताते कि फिजिकल लेवल पे कौन सा तरह का डेटा आएगा, ओके, वो बाद में डिसाइड होता है, बस आप यहाँ पे डिजाइन बना देते हो उसका, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास, उस पे चलते हैं। सो यूजर्स है हमारे पास, 40 मिनट हो गया। सो यूजर्स, ओके, जो इसको एक्सेस करते हैं ना, वो यूजर्स है हमारे पास। तो ये कितने तरह के होते हैं, तो जनरली आप जो है 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है, वो जल्दी से बता देता हूँ। नाइव यूजर, ओके, नाइव यूजर है। देन सेकंड है आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्रामर, ठीक है। देन थर्ड इज sophisticated user, and fourth one is your, that's the last one, is specialized user, okay, specialized user। तो स्पेशलाइज्ड यूजर जो है, ये आप ये ऐसे समझ लो कि दे आर बेसिकली द यूजर्स विच यूजेस द डेटाबेस फॉर स्पेशलाइज्ड पर्पस या स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, नॉट फॉर जनरल एप्लीकेशन। कोई एक पर्टिकुलर, जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसी को ही देखेंगे जैसे, ठीक है। सो यूज्ड फॉर like uses database, I can wait, I can write it like this, कि uses database for specific purpose, uses database for specific purpose, not general, okay। ये हो गया आपका स्पेशलाइज्ड यूजर। अच्छा, नाइव यूजर क्या होता है, तो who interact with the database at the view level, ठीक है। जस्ट व्यू लेवल पे उसको, मतलब अंदर क्या हो रहा है वो सारी चीजें नहीं पता है, जस्ट वो ऊपर ऊपर देख रहा है, जो उसको व्यू लेवल पे देख रहा है वही चीज, ठीक है। जैसे आपका बैंक में जैसे क्लरिकल स्टाफ्स हैं, वो आपको जो ऊपर में जो वो फंक्शन बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बट वो कहाँ पे कर रहे हैं, तो वो जिस फॉर्म्स वगैरह होते हैं उस पर वो एंट्री मारते हैं ना, तो वो सारी चीजें आपका जस्ट उनको प्रोग्राम से एक्सेस होता है, ठीक है। और बाकी जो अंदर वाली चीजें हैं, वो सारी चीजें आपका एप्लीकेशन वाला, वो सारी चीजें कोडिंग वोडिंग जो है, वो सारे बाकी अंदर क्या हो रहा है उसको, उससे लेना देना नहीं, ठीक है। सो ओनली एक्सेस टू द प्रोग्राम, ठीक है।
अच्छा, एप्लीकेशन प्रोग्रामर है एंड सोफिस्टिकेटेड यूजर है, ठीक है। तो ये क्या होता है, दीज आर द प्रोग्रामर्स हु इंटरेक्ट विद द डेटाबेस डायरेक्टली, ठीक है, डेटाबेस डायरेक्टली, बट व्हाट यूजिंग क्वेरीज, उनको क्वेरीज पता होती है, तो क्वेरीज के हेल्प से वो क्या करता है, डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इसमें कोई प्रोग्राम वगैरह रिक्वायर नहीं होता उनको, ठीक है, नो प्रोग्राम रिक्वायर्ड, वो क्वेरीज के हेल्प से करते हैं काम, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या है, तो ये वो लोग हैं, प्रोग्रामर देख रहे हो ना, सो दीज आर द पर्सन हु विल डेवलप द प्रोग्राम, डेवलप्स द प्रोग्राम, ठीक है, या फिर जो भी कंस्ट्रेंट आपको रखने हैं वो सारी चीजें ये क्या करेंगे, वो डेवलप करेंगे एंड दे कैन देन दे इंटरेक्ट विद द डेटाबेस, ठीक है। ये सारी चीजें प्रोग्राम और कंस्ट्रेंट ये सब करके उसके बाद वो जो है वो आपका इंटरेक्ट करते हैं। क्लियर, सो दीज आर द 4 टाइप ऑफ लाइक यूजर्स जो आपको इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बता दिया। अच्छा, कुछ टर्म्स हैं वो भी देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग एंटिटी ईआर मॉडल है वो भी देखेंगे क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। सो टर्म्स, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है आपका जिसके अंदर आपकी बाकी चीजें आएंगी, दैट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आर व्हाट, सेवरल कंपोनेंट होते हैं डेटाबेस पे, सो जो डिफरेंट आपके कंपोनेंट्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट्स, सेवरल कंपोनेंट ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। अब जैसे डेटाबेस में क्या क्या होगा हमारे पास, तो टेबल्स होंगे, ठीक है, कुछ क्वेरीज होंगी, है ना, क्वेरीज के हेल्प से आप जो रिट्रीव करोगे, देन आपके पास क्या कहते हैं, फॉर्म्स हैं, ठीक है, फाइनली रिपोर्ट्स हैं। सो दीज आर द 4 मेजर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर प्रेजेंट इन द डेटाबेस। सो टेबल क्या मतलब क्या है, तो टेबल में आपको पता है कि बहुत सारी चीजें हमारे पास क्या होता है, जहाँ पे आपका रिलेटेड डेटा हम लोग यूज करते हैं, तो टेबल तो हमें देखेंगे, टेबल हमको आगे भी देखेंगे कि इसमें और कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। क्वेरीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, तो क्वेरीज इज यूज फॉर व्हाट, सर्चिंग एंड कंपाइलिंग, सर्चिंग एंड कंपाइलिंग डेटा अगर आपको करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्वेरी, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेरी का काम। अच्छा, फॉर्म्स क्या होते हैं, तो अगर मान लो आपको एंटर करना है कुछ नया या मॉडिफाई करना है, ठीक है, या व्यू करना है रिकॉर्ड्स को, ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर्म्स। ये आप जनरली देखते हो गूगल फॉर्म्स भी आते हैं, वो सारी चीजें, तो ये आपका इन जनरल फॉर्म्स हो गया। सो दीज आर द वर्क विच इज परफॉर्म्ड इन द फॉर्म्स, आइदर यू कैन एंटर, मॉडिफाई एंड व्यू रिकॉर्ड्स। अच्छा, रिपोर्ट आपका क्या है, तो रिपोर्ट अगर आपको मतलब कोई भी रिकॉर्ड को जो है प्रिंट फॉर्म में देखना है, ठीक है, प्रिंट फॉर्म में अगर आप देखना चाहते हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द डेटा इन प्रिंट फॉर्म इज व्हाट, रिपोर्ट, ठीक है। सो ये आपकी 4 चीजें हैं, ये आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर आती हैं। अच्छा, अब हमारे पास कुछ टर्म है, दैट इज एंटिटी एंड एट्रीब्यूट, उसके बाद हम लोग जो है ईआर मॉडल देखेंगे। सो एंटिटी देखते हैं पहले, एंटिटी और एट्रीब्यूट में यहीं पे बता देता हूँ। सो एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट और थिंग इन द रियल वर्ल्ड दैट इज टर्म्ड एज द एंटिटी, जैसे कस्टमर हो गया, ठीक है, सो कस्टमर विल बिकम अ एंटिटी। सो एनी ऑब्जेक्ट और थिंग इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटिटी। जैसे एग्जांपल आपका क्या हो गया, कस्टमर है जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, कस्टमर हो गया या आइटम हो गया कोई भी, ठीक है, ये सारे क्या होंगे, आपके एंटिटी होंगे। अच्छा, ईआर मॉडल जो है, जो अभी हम लोग ईआर मॉडल पढ़ेंगे वहां पे आपको क्या करते हैं, डायग्राम के हेल्प से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ईआर मॉडल में एंटिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यूजिंग रेक्टेंगल्स, ठीक है, रेक्टेंगल्स के हेल्प से हम क्या करते हैं, एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, देयर इज अनदर टर्म विच इज एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है, अभी मैंने ये रेक्टेंगल बनाया तो इससे कंफ्यूज मत होना, ये जस्ट मैंने बॉक्स बनाया है, ठीक है, समझाने के लिए। सो ये वो रेक्टेंगल नहीं है बोल के कि एट्रीब्यूट को भी हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, नो। एट्रीब्यूट क्या होगा कि जो भी हमारे पास एंटिटीज हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जैसे कस्टमर है अगर, तो कस्टमर का नेम होगा, कस्टमर का फोन नंबर होगा, कस्टमर का एड्रेस होगा। सो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटिटी, वो कौन आपको बताता है, एट्रीब्यूट्स, ओके। सो इट गिव्स अस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये आपका इलिप्टिकल शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एक इलिप्स बना दो, इलिप्स के अंदर जो नाम लिखोगे वो आपका क्या होगा, एट्रीब्यूट कहलाएगा। ईआर मॉडल के अंदर इलिप्टिकल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। ये रेक्टेंगल से जो भी एंटिटीज होंगे उनको रेक्टेंगल से, और एट्रीब्यूट्स को हम लोग यहां से करेंगे, ठीक है। अच्छा, थर्ड टर्म इज देयर, यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है, तभी हम लोग जो है ईआर मॉडल पे जाने के लिए तैयार हो जाएंगे पूरी तरीके से। तो रिलेशनशिप, ठीक है। अब देखो, हमें पता है कि जो भी आपका एंटिटी है या फिर आपका जो मतलब डिफरेंट एंटिटीज जो होंगी उनके बीच में कुछ रिलेशन होगा, ठीक है। जैसे आपका कस्टमर है, आइटम है, उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप होगा ना, आइदर दे कैन बाय और दे कैन सेल, है ना। सो द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज
डिफरेंट एंटिटीज के बीच में, और यहाँ पे लिखता हूँ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज, समझ आया? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप बोलेंगे। तो ये तो नाम से ही आपका समझ आता है। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो डायमंड शेप से, ठीक है। सो 3 हमने शेप देखे हैं यहाँ पे, वो आपको याद रखना है, और इसको मैं आपको और भी थोड़ा डिटेल में बताएंगे, क्योंकि तीनों शेप का अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। सो एंटिटी रेक्टेंगल फॉर्म में, एट्रीब्यूट एलिप्टिकल शेप होता है, और जो आपका रिलेशनशिप है, जो आपको बेसिकली एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप बताता है, वो डायमंड शेप का होता है। ओके, सो इसका अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, विच इज एन ER मॉडल, ठीक है। सो ER मॉडल को पहले देखते हैं, दैट इज ER मॉडल का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपको पूछेंगे, ठीक है। सो ER, E मतलब क्या हो गया? एंटिटी, अभी हमने पढ़ा था एंटिटी, एंड R मीन्स रिलेशनशिप, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है। सो एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल दिस इज द कस्टमर। तो हमने क्या बोला था कि ये कस्टमर क्या है? इज एन एंटिटी, तो उसको रेक्टेंगल में बनाएंगे हम लोग। तो रेक्टेंगल में बना रहा हूं कस्टमर को, ठीक है। अच्छा, और ये अगर मान लो दूसरा एक एंटिटी है, दिस इज द एंटिटी आइटम। ओके, सो ये कस्टमर है, ये आइटम है। नाउ ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि आइदर दे कैन बाय, ठीक है, मतलब और भी कुछ रिलेशनशिप हो सकता है कि दे कैन यूज एंड ऑल, ठीक है। तो अभी बाय एंड सेल का ही यूज करते हैं कि बाय या तो सेल करेंगे। तो ये क्या बनाया मैंने? डायमंड। सो डायमंड इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? रिलेशन। सो ये क्या है आपका? रिलेशनशिप, ओके, एंड दीज आर व्हाट? एंटिटीज, ठीक है। अच्छा, एंटिटीज तो हो गया। अब एट्रीब्यूट को कैसे बनाएंगे? तो ईआर, ये बेसिकली ईआर मॉडल बना रहा हूं मैं, ठीक है, कि ईआर मॉडल में हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डायग्रामेटिकली। ओके, सो कस्टमर जो है, कस्टमर को हम लोग इस तरह से बोलते हैं कि इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे। so, जैसे आपका मान लो कि कस्टमर का कोई कोड होगा, अगर शॉपिंग मॉल में जाते हो तो उसका कोड होगा, तो उसको हमने इलिप्टिकल वे में इस तरह से बना दिया। सो दिस इज व्हाट? एट्रीब्यूट। समझा? तो शेप्स हमने अलग अलग डिफाइन किए हुए हैं, उसके हेल्प से बनाता है। अच्छा, यहाँ पे आपका मान लो एड्रेस है, देयर इज अनदर थिंग, है ना। सिमिलरली आइटम जो है, आइटम्स के भी क्या होंगे? सिंस दिस इज एन एंटिटी, तो इसके भी क्या होंगे? एट्रीब्यूट्स होंगे कुछ, ठीक है। तो दिस इज अ टिपिकल, यू कैन से ईआर मॉडल। दिस इज प्राइस, है ना, आइटम का आईडी, ये सारी चीजें आपकी क्या होंगी? इस तरह से एट्रीब्यूट्स कहलाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ये आपका, आप एक और चीज की, जितने भी एंटिटीज हैं उनके बीच में जितने भी रिलेशनशिप बन सकते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशनशिप विच अ पर्टिकुलर एंटिटी कैन हैव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डिनैलिटी। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है, कि कार्डिनैलिटी इज नंबर ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, एन एंटिटी कैन हैव, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्डिनैलिटी। तो ये भी आपको अगर ईआर मॉडल के टर्म में पूछे तो ये आ जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया। अब इसको हम लोग रिलेशनल डेटाबेस में पढ़ेंगे, तो वहां पे कार्डिनैलिटी की जो है अलग वे से डिफाइन किया गया, बट यहाँ पे इस तरह से किया जाता है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, ये सारी चीजें तो हो गई, बट आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, बिकॉज वो भी आपको पूछे जाएंगे। सो एंटिटी हमने पढ़ा कि एंटिटी को रेक्टेंगल से देते हैं, ठीक है। सो कई बार क्या होगा कि हमारे एंटिटी को हम लोग दो तरह से डिवाइड करते हैं। एंटिटी, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, बट इनकेस अगर दे आस्क यू तो जस्ट स्ट्रॉन्ग एंटिटी होता है कुछ, ठीक है, और कुछ आपके क्या होते हैं? वीक एंटिटी होते हैं। तो इसको हम लोग कैसे देते हैं? तो स्ट्रॉन्ग वाले को हम लोग जस्ट रेक्टेंगल बना देते हैं, और वीक वाले को हम क्या करते हैं? डबल रेक्टेंगल, इस तरह से, ठीक है। सो अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में कि डबल रेक्टेंगल बनाया जाएगा, तो वो क्या बताएगा? तो वो आपका वीक एंटिटी बताता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ना स्ट्रॉन्ग एंटिटी का मतलब क्या? अभी हम लोग थोड़ी देर में प्राइमरी की पढ़ेंगे, तो इट हैज अ प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की। इट डू नॉट हैव, ठीक है, डू नॉट हैव प्राइमरी की, मतलब प्राइमरी की का मतलब ये होगा कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। तो ये यूनिक होता है, तो इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं? बाकी जो भी आपके एंटिटी के वो है, उसको आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका, इसीलिए हम लोग प्राइमरी की पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा एक बार आके फिर से रेफर कर लेना कि ये क्या था। सो ये क्या होगा? तो इट डिपेंड्स अपॉन अदर, डिपेंड्स अपॉन अदर की, है ना। ये आपका स्ट्रांग नहीं है, इसलिए वीक है। अच्छा, ये तो हो गया एंटिटी के लिए। अच्छा, अब हमारे पास क्या है? रिलेशनशिप में भी वही होता है कि वीक एंड स्ट्रांग रिलेशनशिप, ठीक है। तो अगर ये आपका है तो ये क्या हो जाएगा? रिलेशनशिप। इसको जनरली हम लोग रिलेशनशिप बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि डायमंड शेप का है, ठीक है, डायमंड शेप का है। अगर ये आपका मान लो वीक है, वीक रिलेशनशिप है, तो क्या होगा? इस तरह से हम लोग बनाते हैं, दो फिर से हम लोग बना देंगे डायमंड इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या बताएगा? वीक रिलेशनशिप। अब वीक रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? कि रिलेशनशिप है जिसमें वन ऑफ द एंटिटी इज व्हाट? वीक, है ना। ये वीक एंटिटी से जब आप कोई रिलेशनशिप बनाओगे तो वो आपका क्या कहलाएगा? वीक रिलेशनशिप विथ अ व्हाट? वीक एंटिटी,
है ना। सो ये वीक एंटिटी की वजह से होगा। ये बात आपको समझ आ गई। कई बार आपको मतलब डैश लाइन अगर पूछता है तो ये बताइएगा। अच्छा, एट्रीब्यूट के लिए भी है, ये हो गया हमारा किसके लिए, रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली हमारे पास एट्रीब्यूट के लिए भी है। एट्रीब्यूट हमारे पास तीन तरीके के आपके डायग्राम बन सकते हैं उसके। एक तो ये नॉर्मल एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। एक इस तरह का डायग्राम बनता है, इसको बोलते हैं मल्टी वेरिएबल एट्रीब्यूट, ठीक है। मल्टी वेरिएबल एट्रीब्यूट का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई एट्रीब्यूट जो एक से ज्यादा वैल्यूज ले सकता है, ठीक है। तो इसको क्या नाम दिया हमने, मल्टी वेरिएबल एट्रीब्यूट, मल्टी वेरिएबल एट्रीब्यूट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्किल लेवल की बात करता हूँ, तो स्किल अगर आपका एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, तो स्किल क्या हो सकता है, आइदर स्टूडेंट जैसे मान लो, या फिर प्रोफेसर है कोई, ठीक है, फिर आपका डॉक्टर है कुछ, ठीक है। सो अलग अलग स्किल्स हो सकते हैं, स्किल सेट्स। सो ये आपकी क्या है, मल्टीपल वैल्यूज ले सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, एंड द थर्ड वन जो है उसको हम लोग डैश्ड से इस तरह से बनाते हैं। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव एट्रीब्यूट का मतलब क्या है कि वो फिजिकली हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, उसके रिगार्डिंग डेटा नहीं है हमारे पास, ठीक है, लेकिन हम उसको निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एवरेज मार्क है ना। एवरेज मार्क्स वगैरह जो होंगे ये क्या होंगे, डिराइव एट्रीब्यूट होंगे। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये पूछा गया है। डिराइव एट्रीब्यूट क्या है, जैसे एवरेज मार्क हो गया, आपके पास मार्क के रिगार्डिंग डेटा होगा, है ना, टेबल के अंदर मार्क्स हैं, लेकिन एवरेज मार्क्स आपको निकालने पड़ते हैं। सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स व्हिच कैन बी लाइक यू कैन डिराइव यूजिंग द एग्जिस्टिंग हमारे पास जो डेटा होते हैं, ठीक है। इसलिए ये आपका एग्जैक्टली प्रेजेंट नहीं होंगे हमारे पास डेटाबेस में, एग्जैक्टली प्रेजेंट नहीं है, बट वी कैन डिराइव इट, ओके। सो उसको हम लोग बोलेंगे डिराइव एट्रीब्यूट। सो आई थिंक ये सारे टर्म्स आपको समझ आए होंगे। अच्छा, रिलेशनशिप में एक और चीज है आपके पास कि रिलेशनशिप वन वन हो सकता है, तीन तरह के होते हैं। वन वन हो सकता है, मतलब एक से एक ही होगा, या फिर वन टू मैनी हो सकता है, ठीक है, या फिर मैनी टू वन हो सकता है, ठीक है। ये भी आपको पूछे अगर तो थ्री टाइप्स के जनरली आपको देखने को मिलता है। ये हो गया आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट। नाउ अब हम लोग देते हैं RDBMS को, रिलेशनल DBMS को, जिसमें हमने बोला था कि टेबल्स यूज होता है। दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन से टाइप, जो जिससे आपको क्वेश्चन काफी सारे ज्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। सो अगर हम लोग देखें तो रिलेशन डेटाबेस में जो है आपके पास फोर मेन एलिमेंट होते हैं, ठीक है। कोई भी टेबल, क्योंकि इसमें टेबल के हेल्प से करते हैं, सो टेबल में आपके पास फोर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। फर्स्ट इज द टेबल इटसेल्फ, जिसको हम लोग एंटिटीज भी बोलते हैं। जैसे ER मॉडल में हमने एंटिटीज बोला, यहाँ पे टेबल को एंटिटीज के नाम से देते हो, एंड टेबल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ टेबल नेम जनरली, ओके। सो टेबल नेम आपको एक प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, फील्ड है हमारे पास, फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज कॉलम या वेरिएबल और एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, ठीक है। ये मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो आप टेबल जब बनाओगे इस तरह से, तो टेबल में क्या होगा, जैसे ये टेबल है तो दिस इज द कॉलम, है ना। सो इस दीज कॉलम्स विल कॉन्स्टिट्यूट व्हाट, दे आर द फील्ड, ओके। अच्छा, रिकॉर्ड्स क्या होता है, तो दो रो होंगे, ठीक है। जो रो होते हैं हमारे पास वो रिकॉर्ड्स होते हैं। तो इसको याद इस तरह से कर सकते हो कि R से रो होता है, R से रिकॉर्ड होता है, और फील्ड के लिए क्या होगा, कॉलम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फील्ड नेम क्या होगा, तो फील्ड में हमारे पास अलग अलग, तो ये कॉलम का अलग नाम होगा, ये कॉलम का अलग नाम होगा, है ना। तो इस सबको हम लोग क्या बोलेंगे, फील्ड नेम बोलेंगे। सो टेबल में हमारे पास मतलब सॉरी रिलेशनल डेटाबेस जो टेबल है उसके अंदर चार चीजें हैं। एक तो टेबल इटसेल्फ, उसको हम लोग टेबल नेम से आपका रिप्रेजेंट करेंगे। हमेशा जब भी कोई टेबल बनेगा तो यहाँ पे उसका ऊपर जो है टेबल नेम लिखा जाता है, ठीक है। ऊपर टेबल नेम लिखेंगे एंड देन अंदर में हम लोग सारी चीजें करेंगे, ओके। फील्ड क्या हो गया, कॉलम हो गया, रिकॉर्ड जो है वो आपके रो हो गए, इसको टपल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एंड द थर्ड वन इज फील्ड नेम। फील्ड नेम आप इस तरह से कर लोगे तो आई थिंक आपको टर्म्स समझ आए होंगे, ओके। सो देखो ये सारी जो है दीज आर व्हाट, दीज आर फील्ड्स, ओके। अलग अलग फील्ड्स थे हमारे पास, ठीक है। मतलब ये कॉलम आपका होगा, जैसे मान लो कि दिस इज वन कॉलम, दिस इज वन कॉलम, है ना। तो इसके अंदर आपके डेटा फील्ड होंगे। सो दीज आर द फील्ड्स को जब हमने इस तरह से आपका ज्वाइन किया तो वो रिकॉर्ड्स बन गए, ठीक है। और बहुत सारे रिकॉर्ड्स जब हमने किया तो एक टेबल बन गया इस तरह से। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। नाउ अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस में और क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। सो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो चीजें पूछी जाती है दैट इज कीज। अच्छा, एक और चीज जो ये आपका देखो रिलेशनल में जो रिलेशन है, ठीक है, ये जो पहला रिलेशनल बोलते हैं हम लोग, वो किसको बोलते हैं, इसका टेबल का जो दूसरा नाम है वो क्या होता है, रिलेशन, ठीक है। बिकॉज टेबल के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली डिफरेंट जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं या फिर डिफरेंट जो फील्ड्स हैं उनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, ओके। सो कीज जो है, कीज पे हम आते हैं। कीज हमारा क्या था, सो कीज जो है हमें क्या करता है, हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप, ठीक है। सो पहला काम इसका ये है, एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप। अच्छा, सेकंड कि आपका की होता क्या है, ये तो आपका हेल्प हो गया कि इसका काम क्या है। नाउ इट इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। नाउ ध्यान देना, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स में बोल रहा हूं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स, तो एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या हो गया, कॉलम हो गया, और यू कैन से फील्ड, ओके। सो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स व्हिच हेल्प यूनिकली
आइडेंटिफाई अ record or a row of data in a table। ठीक है, तो कोई भी record को या फिर records को हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं ना। सो अगर एक सिंगल record को या फिर नंबर ऑफ records को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है यूनिकली, ठीक है, जो यूनिकली आपका हेल्प करता है हमें सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, सेट ऑफ कॉलम्स या सेट ऑफ फील्ड नेम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीज बोलेंगे। ठीक है, अब ये क्या होता है थोड़ा हम समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द कॉलम ऑफ स्टूडेंट आईडी। ओके, स्टूडेंट आईडी है फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, और इसी से मैं आपको जितने भी कीज हैं, टोटल 8 कीज होते हैं, सारे कीज यहीं पे बताऊंगा। तो थोड़ा ये मतलब आप लोग अच्छे से देखिएगा, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे क्वेश्चन आपको पूछते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद हमारे पास डेटाबेस का लैंग्वेज है, लैंग्वेज देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो जाएगा डेटाबेस। ठीक है, सो ये आपका स्टूडेंट आईडी हो गया। देन आई एम राइटिंग नेम फॉर एग्जांपल, देन उनका फॉर एग्जांपल यू कैन से कि फोन नंबर लिख लेते हैं और कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है ना, ये लिख देते हैं। सो फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग कि अभी 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 इज हियर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अभी, दिस इज मोहन एंड दिस इज राकेश। ठीक है, दिस इज बैंक, या फिर बैंक, रुको यहाँ पे बैंक नहीं लिखते हैं, बैंक यहाँ लिख देते हैं एंड दिस इज ऑल्सो बैंक। ठीक है, और ये रेलवेज और ये एसएससी। ओके, फोन नंबर में जैसे मैं होता तो बहुत डिजिट का है, अभी समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 456789111। ओके, सो दीज आर द फोन नंबर्स। ये हमारा एक टेबल है। ओके, सो इस टेबल में देखिए कि अगर आप ध्यान से चेक करोगे, ठीक है, ध्यान से चेक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसे रोज हैं या फिर कुछ आपके फील्ड ऐसे हैं जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पूरे टेबल को बता सकते हैं। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि अगर मैं आपको ये इस पर्टिकुलर टेबल की ही बात करूँ, तो ये जो अगर आप फील्ड नेम देखोगे, ये जो फील्ड नेम है आपका स्टूडेंट आईडी, क्या स्टूडेंट आईडी आपका पूरे टेबल को यूनिकली डिफाइन कर पा रहा है? तो यस, क्योंकि अगर मैं आपको स्टूडेंट आईडी नंबर 1 देता हूँ तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, ये पूरा रो पता चल जाएगा। ठीक है, पता चल जाएगा कि नहीं? अच्छा, स्टूडेंट आईडी नंबर 2 अगर देता हूं तो इससे मुझे ये पूरा रो पता चल जाएगा, बिकॉज दीज आर अलग, डिफरेंट है ना, तो यूनिकली आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो दिस इज डेफिनेटली अ की, क्योंकि ये आपका क्या कर रहा है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। अच्छा, अब अगर मैं नेम आपको देता हूं तो क्या नेम आपका यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो दो आपके पास अभी आ गए हैं। ठीक है, सो अगर मैं नेम में आपको अभी बोलता हूं तो वो ये भी रो दिखाएगा और ये भी रो दिखाएगा। सो देयर इज अ प्रॉब्लम, तो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, सो ये मेरा क्या होगा, की में नहीं आएगा। ठीक है, सो ये मेरा की है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा था। अच्छा, क्या एग्जाम प्रिपरेशन होगा? नो, क्योंकि इसमें भी बैंक है दो, तो ये भी नहीं होगा। फोन नंबर है, यस, फोन नंबर इज डिफरेंट, तो इसी के लिए बोल रहा हूं। आपके पास नीचे बहुत सारे हो सकते हैं, बट इस पर्टिकुलर टेबल के लिए ये भी आपका क्या कर सकता है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। सो आई कैन से हियर SID, that is student ID, and phone number are what? Basically keys, because they can uniquely identify a पर्टिकुलर टेबल और पर्टिकुलर record और रो ऑफ records। क्लियर हुआ, समझ आया? सो चीज क्या था? अच्छा, ये तो चीज हो गई हमारे पास। ये तो ये हमने सिंगल भी हो सकते हैं और ये कॉम्पोजिट भी हो सकते हैं, मतलब आपका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। सो अब हम लोग पढ़ते हैं कि अलग अलग कीज जो है हमारे पास वो क्या क्या है। तो सबसे पहला जो है वो सुपर की होता है। ठीक है, अब समझना सुपर की। सुपर की क्या होगा, तो एवरी की, जैसे हमने अभी ये की निकाला ना, सो एवरी की और कॉम्बिनेशन ऑफ की, कॉम्बिनेशन ऑफ कीज। जैसे हमारे पास ये कीज हैं, ठीक है, बाकी सारी कीज नहीं है, ये सारी कीज हैं। सो इसका अगर मैं आंसर दूं कि क्या क्या होगा सुपर की के अंदर, तो SID, ठीक है, फोन नंबर अलग से, या फिर SID प्लस फोन नंबर। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन भी तो हो सकता है। सो जो भी कीज हैं उनका या तो इंडिविजुअल हो जाए वो, या फिर कॉम्बिनेशन जो होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा सुपर की कहलाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे तो दो ही आए हैं, कई बार आपके बहुत बड़े टेबल होंगे तो 4-5 भी आएंगे, तो उनका कॉम्बिनेशन, जितने भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, प्रोवाइडेड कि वो सारे कीज होने चाहिए, वो यूनिकली आइडेंटिफाई करने चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर कीज। ओके, अच्छा, ये आपको आई थिंक समझ आया होगा। नाउ देन देयर इज कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होता है, तो कैंडिडेट की इज कि मिनिमल नंबर ऑफ मिनिमल कीज ऑफ सुपर की। ठीक है, तो सुपर की में अगर आप देखोगे तो कॉम्बिनेशन भी है, तो कॉम्बिनेशंस को नहीं लेना है, बट इंडिविजुअल जो है वो सारे क्या हो जाएंगे, तो कैंडिडेट की कहलाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंडिडेट की, स्टूडेंट आईडी और फोन नंबर। ओके, स्टूडेंट आईडी एंड फोन नंबर इज योर कैंडिडेट की। क्लियर हो गया? आई थिंक यहां तक समझ आया होगा सुपर की क्या होता है और कैंडिडेट की क्या होता है।
अच्छा, तो अब हमारे पास है प्राइमरी की एंड ऑल्टरनेट की क्या होता है, तो उसको भी देख लेते हैं। सो प्राइमरी की, ये आप क्योंकि बहुत बार पूछते हैं, सो प्राइमरी की क्या है? सो प्राइमरी की इज व्हाट विच यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो ऑफ डेटा। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है कि दोनों है, स्टूडेंट आईडी और फोन नंबर है, ठीक है। सो दोनों आपके प्राइमरी की कहलाने के लायक हैं, ठीक है। सो बेसिकली यू कैन से कि दैट इज अ काइंड ऑफ कैंडिडेट की ओनली, बट ये आपका डिसाइड कौन करता है कि क्या प्राइमरी की होगा? वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब जो है मैंने आपको नाम बताए थे, उनमें से कोई एक पर्सन आपका, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जनरली आपका क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि किसको प्राइमरी की क्वालिफाई करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोले तो ये दोनों मेरे पास कीज हैं जो इंपॉर्टेंट है, बट अगर इन जनरल देखें तो ये 1 2 3 4 है, तो ये उतना सेंस नहीं बनाएगा। सो ज्यादा सेंस कौन बनाएगा? फोन नंबर, क्योंकि ये आपका थोड़ा इसमें ज्यादा डिस्टिंग्विश हो सकते हैं चीजें, ठीक है। सो इसको हम लोग जो है प्राइमरी की बना सकते हैं, बट बनाने के लिए आप इसको भी बनाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई पर्टिकुलर टेबल के लिए कौन सा की आपका प्राइमरी की तरह एक्ट करेगा, और एक ही बनाते हैं जनरली, ठीक है, समझ आया। सो विच विल यूनिकली आइडेंटिफाई, सो वो एक तरह से कैंडिडेट की ही है, बट क्या होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर कि कौन सा बेटर ऑप्शन होगा हमारे पास। सो इट कैन बी हियर आल्सो स्टूडेंट आईडी और फोन नंबर, क्लियर है। तो दिस इज द टाइप ऑफ कैंडिडेट की यू कैन से, ठीक है, विच इज डिसाइडेड बाय व्हाट, डिसाइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। सो एक टेबल में आपका एक भी प्राइमरी की हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बट जनरली जो है हम लोग एक को प्रेफरेंस देते हैं, और बहुत सारे टेबल में आपको जनरली एक ही दिखेगा, ठीक है। अगर मतलब दो आते हैं तो वो कौन डिसाइड करेगा? एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करेगा। ऑल अदर कीज विच आर नॉट प्राइमरी की, प्राइमरी की को छोड़ के बाकी जितने भी कीज होंगे वो सारे क्या होंगे? आपके ऑल्टरनेट कीज हो जाएंगे, ठीक है। सो फोर्थ नंबर इज व्हाट? ऑल्टरनेट कीज। ऑल्टरनेट कीज क्या होते हैं? कीज अदर देन प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी को छोड़ के बाकी जो कीज होंगे वो क्या होंगे? आपके ऑल्टरनेट कीज होंगे। तो चार कीज आपको समझ आए यहां तक, ठीक है। नाउ देयर इज अनदर वन विच इज योर फॉरेन की, ठीक है। तो फॉरेन की को भी देख लेते हैं। फॉरेन की क्या होता है? तो फॉरेन की क्या होगा? ये सारी जो चीजें थी ये एक सिंगल टेबल की थी, ठीक है। अगर मान लो आपके पास दो टेबल है, ठीक है, दो टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए जो की आपको हेल्प करेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन की, ठीक है। सो इट बेसिकली हेल्प्स अस टू एस्टैब्लिश relationship between two different टेबल, ओके। डिफरेंट टेबल के बीच में आपका जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में हेल्प करेगा वो कौन सा होता है? फॉरेन की होता है। और फॉरेन की का जो हमने डेटा इंटीग्रिटी वाला प्रॉब्लम आपको बताया था कि डीवीएमएस आपका शॉर्ट करता है, वो आपका इससे चला जाता है, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन डेटा इंटीग्रिटी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको अगर पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीज हेल्प्स इन डेटा इंटीग्रिटी, तो दैट विल बी व्हाट? दिस फॉरेन की, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट इज योर 6 नंबर। 6 नंबर यहां पे लिख दो, कॉम्पोजिट की, ठीक है। तो ये आपका जो स्लाइड होगा ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ओके, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। सो कॉम्पोजिट क्या होता है? तो कॉम्पोजिट क्या होगा? तो कॉम्बिनेशन ऑफ सुपर कीज। सुपर कीज जो हमने देखा था उसका कॉम्बिनेशन, ठीक है। जो कॉम्बिनेशन वाले हैं वो आपका, ये तो काफी आसान हो गया। तो जैसे मतलब मान लो कि एक से ज्यादा आप एट्रीब्यूट जब ले लोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और फोन नंबर हो गए तो वो आपके कॉम्बिनेशन वाले। अच्छा, नेक्स्ट इज योर 7th नंबर इज कंपाउंड की क्या होता है, ठीक है। और कंपाउंड और कॉम्पोजिट में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो दूसरे पेन से ही बता देता हूँ। सो कंपाउंड की देखना है, तो कंपाउंड की क्या है? विच इज अ कॉम्पोजिट की हैविंग अ फॉरेन की, ठीक है। सो ये आपका कॉम्पोजिट ही है, लेकिन इसमें क्या होगा? कॉम्पोजिट विथ अ फॉरेन की। इसमें फॉरेन की भी होगा एक आपका, ठीक है ना। फॉरेन की आप लोग को समझ आया ना, कि जैसे मान लो कि ये आपका एक इसके अंदर मतलब ये आपका एक एट्रीब्यूट मैंने सेलेक्ट किया, और ये दूसरे टेबल में भी वन ऑफ द एट्रीब्यूट इज दिस, तो इस एट्रीब्यूट के बेसिस पे मैं क्या कर सकता हूँ? इन दोनों टेबल को कनेक्ट कर सकता हूँ, रिलेट कर सकता हूँ, ठीक है। सो दैट विल बिकम योर फॉरेन की। अच्छा, नेक्स्ट जो आपका लास्ट है दैट इज सरोगेट की, ठीक है। सरोगेट की ये भी आपको देख लेते हैं, क्योंकि ये भी काफी बार आपको पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। सरोगेट की का मतलब क्या होगा? कई बार ऐसा होगा कि कोई एक टेबल में कोई भी प्राइमरी की नहीं है, मतलब हर एक में भी आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगा, कोई भी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो क्या करते हैं? एक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। क्रिएट करते हैं आपके पास एक एट्रीब्यूट जिससे कि यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सरोगेट की, ठीक है। सो दिस इज नॉट एट्रीब्यूट। जब आपका यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होता है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, जगह कम है इसलिए जस्ट आपको बता दे रहा हूँ कि वो की जो आपका अगर मतलब कोई भी एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करेगा तो हम क्या करते हैं? वी क्रिएट एन एट्रीब्यूट, ओके। सो इफ नो की
यहाँ पे लिख देता हूँ नो की यूनिकली आइडेंटिफाई देन क्या करना है, देन क्रिएट अ की, ठीक है, द क्रिएट अ की विच विल आइडेंटिफाई यूनिकली आइडेंटिफाई, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरगेट की बोलेंगे। क्लियर, समझ आया? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो डेटा माइनिंग होती है, ठीक है, डेटा माइनिंग। अगर बहुत सारा लार्ज डेटा है, ठीक है, लार्ज डेटा, इसको मैनेज करने के लिए जो टेक्निक होता है जो आप यूज करते हो, मतलब बहुत ही एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो हो गया, जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, बैंकिंग में है, उन सबको अगर हम लोग मतलब एनालाइज करना है, ठीक है, उनके आइडेंटिफाई करते हैं पैटर्न्स क्या क्या है, ठीक है, सो लार्ज डेटा जिसको हम लोग एनालाइज करते हैं फॉर व्हाट, पैटर्न्स, उनके बीच में पैटर्न्स क्या क्या है, ठीक है, सो उसको, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा माइनिंग। सो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सो ये आपका ओवरऑल हो गया रिलेशनल डेटाबेस में क्या क्या चीजें थी। आई थिंक मैंने सारी चीजें आपको बताई, आपको समझ आया होगा। अच्छा, एक और टर्म है जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्डिनैलिटी, ठीक है, तो यहाँ पे कार्डिनैलिटी क्या होगा, दैट विल बी द नंबर ऑफ रोज, ओके, नंबर ऑफ रोज या फिर टपल्स जो होंगे वो आपके क्या होंगे, कार्डिनैलिटी बताएंगे, ठीक है, रोज को टपल्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें आपकी थी जो रिलेशनल डेटाबेस में आपको इंपॉर्टेंट है। नाउ एक हमारे पास बचा है डेटाबेस का लैंग्वेज, वो देख लेते हैं क्योंकि उसमें एसक्यूएल भी आएगा, और उसके बाद में थोड़ा सा आपको नॉर्मलाइजेशन जो है वो बता दूंगा, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, सो दैट इज लैंग्वेजेस, ठीक है, डेटाबेस। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट आप देखोगे जो क्वेश्चन आपको पूछते हैं, मतलब ठीक है, ये आपका वन ऑफ द लैंग्वेज है जिसमें ये जो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है, 3 तरह के लैंग्वेज है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो सारी चीजें एसक्यूएल के अंदर आती हैं, ठीक है, और एक और आता है वो आपको जाने की जरूरत नहीं, जस्ट स्टार्टिंग के 3 याद रखिए, वो इसके अंदर आते हैं, एंड दिस इज व्हाट, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ओके। और ये क्वेरी लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या होगा, ये आपका क्या करेगा, हेल्प करेगा आपको, ठीक है, ऑपरेशन, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने में, वाइल एक्सेसिंग द डेटा और रिट्रीवल अगर आपको करना है, अपडेट करना है, ये सारी, ठीक है। सो डेटा लैंग्वेज अगर देखें तो जनरली 3 टाइप्स का है। फर्स्ट इज योर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, डेटा मैनिपुलेट करना है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और इसको हम लोग डीएमएल भी बोलते हैं, ठीक है। सो डीएमएल, नाउ ये डीएमएल क्या है, तो ये आपका समझ आया कि क्या होगा, फॉर accessing and manipulating, ओके। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, इसको मैं कुछ है जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना चाहिए। अगर रीड करना है, ठीक है, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, अगर रीड करना है रिकॉर्ड्स को, ठीक है, रिकॉर्ड्स ही होंगे हमेशा, तो फर्स्ट वन इज रीडिंग रिकॉर्ड्स। नंबर 2, अगर आपको इंसर्ट करना है रिकॉर्ड्स को। नंबर 3 है अगर आपको अपडेट करना है रिकॉर्ड्स को, या अगर आपको डिलीट करना है रिकॉर्ड्स को, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में कर सकते हो, ये आपको क्वेरीज प्रोवाइड करता है। इसके लिए जो कमांड्स हैं, ठीक है, ये इसके लिए क्या होगा, सेलेक्ट। अगर आपको मतलब ये पूछते हैं कई बार, तो ये आपको जस्ट बता देता हूँ कि अगर रीड करना है तो सेलेक्ट यूज करोगे। इंसर्ट के लिए इंसर्ट ही आपका रहता है कीवर्ड जो आप यूज करते हो एज एन कमांड। अपडेट में अपडेट ही होता है, बट ये कैप्स लॉक में है, ठीक है, सारे के सारे क्या है, कैप्स लॉक में। ये क्या होंगे, डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। सो दीज आर व्हाट, कमांड्स, ओके। ये हो गया डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। नंबर 2, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डिफाइन जब हम लोग करते हैं, ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीडीएलजे वाला, है ना। सो ये क्या हो गया, दिस इज यूज फॉर स्पेसिफाइंग डेटाबेस स्कीमा, है ना। हमने स्कीमा पढ़ा था ना कि वो क्या करता है, लॉजिकली डिजाइन बताता है, तो वो ये सारी चीजें आपका कौन सा लैंग्वेज करता है, तो डीडीएल करता है, ठीक है, फॉर स्पेसिफाइंग डेटाबेस, आपका स्कीमा जो होगा उसके लिए। तो इसमें भी आपके पास है कि अगर हमें मान लो, नंबर 1, टू क्रिएट डेटाबेस इंस्टेंस, अगर क्रिएट करना है, ठीक है, कोई भी डेटाबेस बनाने से पहले ये सारी चीजें होती हैं पहले, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग जो कमांड यूज करते हैं वो क्या होगा, क्रिएट। सो दीज आर कमांड्स, मैंने यहाँ लिख दिया, तो यहाँ पे भी ये आपके जो है कमांड्स ही हैं कि क्या कमांड आपको यूज करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए दे देता हूँ। अच्छा, नंबर 2, अगर ऑल्टर करना है, सो वर्ड्स देखो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्रिएट है, ये ऑल्टर है। ऑल्टर अगर आपको करना है स्ट्रक्चर, तो आप क्या यूज करोगे, ऑल्टर ही यूज करोगे, ठीक है। थर्ड वन, टू ड्रॉप, देखो ध्यान से, सॉरी, ड्रॉप, ओके, ड्रॉप डेटाबेस इंस्टेंस, मतलब कि अगर आपको पूरा का पूरा डेटाबेस को जो है, जितने भी इंस्टेंसेस हैं सबको डिलीट करना है, तो आप क्या यूज करोगे, कमांड ड्रॉप, ओके।
डिलीट जब हम लोग कमांड यूज करते हैं, अगर डिलीट करना है मतलब आपको मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर टेबल या फिर मोर देन वन टेबल को डिलीट करना है, तो आप क्या यूज करोगे? ट्रंकेट। ठीक है, ट्रंकेट। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नंबर 4 क्या हो गया? टू डिलीट टेबल फ्रॉम ए इंस्टेंस। ठीक है ना, वन टेबल या फिर एक से ज्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो ड्रॉप का मतलब क्या होगा कि ओवरऑल जितने भी पूरा का पूरा आपका जो डेटाबेस का इंस्टेंस है उसको सारे का सारा इंस्टेंस को हमने डिलीट करना अगर है तो ड्रॉप यूज करेंगे। ट्रंकेट में एक या एक से ज्यादा भी कर सकते हो। अच्छा, 5th नंबर जो होता है, जो इंपॉर्टेंट है आपका, टू रीनेम द डेटाबेस इंस्टेंस। ठीक है, अगर रीनेम यूज करना है तो क्या यूज करेंगे इसके लिए? रीनेम। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट कमांड्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। ज्यादा आपके हार्ड नहीं है, एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। एंड द थर्ड जो आपका लैंग्वेज है दैट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, DCL। ओके, ये क्या करता है? तो इसमें जनरली हमारे पास दो ही आपके इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं। ठीक है, ये कंट्रोल करने में आपका काम आता है। तो जैसे फर्स्ट आपका जो इसमें कमांड है, टू ग्रांट एक्सेस टू यूजर, कि किसको देना है। जैसे कई बार आप वेबसाइट पे जाते हो तो वो लॉगिन पासवर्ड देता है ना, तो आपको एक्सेस प्रोवाइड करना, किसको नहीं देना है। ठीक है, सो टू ग्रांट एक्सेस टू यूजर, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? और टू रिवोक एक्सेस। ठीक है, रिवोक एक्सेस टू यूजर, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? तो इसके लिए हम लोग ग्रांट यूज करते हैं और ये आपका रिवोक होता है। ठीक है, सो दीज आर द सम लाइक इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो वो मैंने बता दिया है। ठीक है, और ये सारे इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, वो आपको याद रखने हैं। अच्छा, एसक्यूएल में जो है ये सारी चीजें होती हैं। तो एसक्यूएल में स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, अगर क्वेरीज पूछेंगे तो इस तरह से करेंगे हम लोग। समझ आया? सो ये भी आपका क्या काम करेगा? इंसर्ट, डिलीट, ये सब करना है। एंड ये किसका होता है? तो एसक्यूएल इज यूज्ड इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो RDBMS। वेट, लेट मी राइट दिस क्लियरली। सो RDBMS, ओके, उसमें आपका SQL यूज होता है। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हो गया, इंसर्ट, अपडेट, जो भी करना है आप वो सारी चीजें कर सकते हो यूजिंग दीज आर द कमांड्स। ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेस जो है, डेटा मैनिपुलेशन, DDL, ये सारी किसमें होते हैं? SQL के अंदर होते हैं। ठीक है, और ये मेन आपके 3 तरीके लैंग्वेज हो गए। अच्छा, ये आपका ओवरऑल जो है यहाँ से अगर देखा जाए डेटाबेस का सिलेबस तो ऑलमोस्ट हो चुका है ना। कुछ आपके नॉर्मलाइजेशन वाली चीजें हैं वो हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है खत्म करेंगे। सो नॉर्मलाइजेशन इन DBMS। ओके, सो नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन से हम लोग क्या मीन करते हैं इन DBMS। सो नॉर्मलाइजेशन जो है आपका, दिस इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ, यू कैन से द प्रोसेस, क्योंकि इसका एग्जैक्ट आपको डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। सो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, देखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं तो थोड़ा, ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, ठीक है, इनटू व्हाट? मल्टीपल रिलेटेड टेबल्स। ठीक है, टू मिनिमाइज, नाउ व्हाई आई हैव रिटन दिस इन बोल्ड, क्योंकि ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज है। टू मिनिमाइज व्हाट? डेटा रिडंडेंसी। हमें पता था कि वन ऑफ द इश्यूज जो होते हैं वो क्या होता है? डेटा रिडंडेंसी। तो इसको कैसे हटाया जाए? ठीक है, सो इसको मिनिमाइज करने के लिए, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार आपको ना डेफिनेशन में जो है ऑप्शन में आपको एलिमिनेट दे देंगे। ठीक है, सो एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं होता है, दैट इज जस्ट टू मिनिमाइज द डेटा रिडंडेंसी। ठीक है, ये रहेगा आपका रिडंडेंट डेटा हमारे पास रहेगा, बट उसको हम पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट वी कैन डेफिनेटली मिनिमाइज। एंड मिनिमाइज करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मलाइजेशन। ओके, अच्छा, नाउ व्हाई दिस इज अ प्रॉब्लम, डेटा रिडंडेंसी? क्योंकि इसमें आप अगर डेटा आपका रिडंडेंट होगा तो डिस्क का जो स्पेस है वो आपको चाहिए इसको स्टोर करने के लिए डेटा। ठीक है, सो दिस इज प्रॉब्लम कि इट रिक्वायर्स डिस्क स्पेस। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये हो गया। दूसरी जो चीज है कि इसकी वजह से एनोमलीज क्रिएट होती हैं। ठीक है, एनोमलीज और यू कैन से प्रॉब्लम, जो 3 मेजर प्रॉब्लम है वो हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है नॉर्मलाइजेशन के रेस्पेक्ट में। और ये भी आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एनोमलीज व्हिच इज क्रिएटेड ड्यू टू डेटा रिडंडेंसी। ठीक है, सो फर्स्ट इज योर इंसर्शन एनोमली। अब मैं आपको इसको एग्जांपल से आपको बताऊंगा, बट अभी पहले देख लेते हैं इंसर्शन एनोमली। ठीक है, देन यू हैव डिलीशन एनोमली। ओके, देन फाइनली यू हैव दिस अपडेशन एनोमली। ठीक है, सो अगर आपका मतलब इंसर्ट कर रहे हो कुछ तो उसमें एनोमली हो सकती है, अगर आपका डेटा रिडंडेंसी है। डिलीट कर रहे हो तब आपका हो सकता है, और अपडेट कर रहे हो तब आपको रिडंडेंसी हो सकती है ना। इसको देखते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ टेबल, जिसमें आपके पास पहला कॉलम है स्टूडेंट आईडी। ठीक है, दैट इज 1 2 3 4 5, इस तरह से आपको दिया हुआ है। ठीक है, सो ये मेरा टेबल है। इसी के बेसिस पे मैं आपको जितनी भी चीजें ना सारी समझाने की कोशिश करूंगा। सो
देखिए मैं चाहता तो मतलब आपको ये एक्चुअली उतना आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नाम से भी काफ़ी चल जाएगा, बट एटलीस्ट अगर अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो एग्जाम में आपको थोड़ा समझ आएगा कि क्या क्या कैसे आपका या आगे हम लोग जो चीज़ें 1NF 2NF जो है उसमें आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी, ठीक है, कि कैसे आपका रिडंडेंसी जो है इशू करता है। सो स्टूडेंट आईडी था, देन देयर इज फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम, ठीक है, स्टूडेंट का नेम है जैसे मान लो कि ABCDE, ठीक है, देन देयर इज दिस ब्रांच, ठीक है, ये सारे स्टूडेंट जो हैं एक ही ब्रांच के हैं, जैसे मान लो CSE, ठीक है, देन उनके टीचर यहाँ पे, ठीक है, और उनका ईमेल आईडी, टीचर का ईमेल आईडी जो है वो टीचर जो है इसका मतलब मान लो HOD जो है वो आपका X है फॉर एग्जाम्पल, और उनका ईमेल आईडी सेम ही होगा, ठीक है, सो वो ईमेल आईडी है यहाँ पे। सो आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो कि देखो जब भी मैं कोई एक नया स्टूडेंट, मैं आपको जस्ट पहले बताता हूँ इंसर्शन एनोमली बताता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं कि एक मैं 6 नंबर स्टूडेंट जो है यहाँ पे एंट्री करना चाहता हूँ F वाले को, ठीक है। सो एक चीज़ तो आपको यहाँ से पहले ही दिख रहा है कि ब्रांच वाला जो डेटा है, ये वाला जो डेटा है, ये वाला इस बॉक्स के अंदर जो मैंने बनाया है डॉटेड बॉक्स के अंदर, ये रिपीट हो रहा है कि नहीं। जैसे ही मैं स्टूडेंट नंबर ए को, पहला स्टूडेंट को इसमें एंटर किया होगा तो ये मैंने लिखा, स्टूडेंट बी को जब मैं लिख रहा हूँ तो फिर से ये तीनों मुझे लिखने पड़ रहे हैं, स्टूडेंट सी को जो लिख रहे हैं तब भी मुझे ये तीनों लिखने पड़ रहे हैं। सो दीज 3 आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, ओके, बट क्या इसको रिपीटेशन की जरूरत है? विदाउट रिपीटेशन क्या काम हो सकता है? यस, हो सकता है, ओके। तो ये एक तरह से क्या हो रहा है, डेटा रिडंडेंसी है, इसके वजह से मेरा डिस्क का स्पेस जो है वो जा रहा है, ठीक है। ऑल्सो क्या होगा कि जैसे मैं अगर इंसर्शन एनोमली की बात करूं, मान लेते हैं मैं 6 नंबर स्टूडेंट को देता हूं तो उसका नाम है F फॉर एग्जांपल और CSE डिपार्टमेंट में गया, तो अगेन द थिंग्स इज रिपीटिंग, ओके, ठीक है। सो बार बार क्या होगा, ये रिपीट कर रहा है, तो ये जो रिपीटेशन की वजह से आपका प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसर्शन एनोमली। तो इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है नॉर्मलाइजेशन का, नॉर्मल फॉर्म्स हम लोग देखेंगे, वो मैं बताऊंगा। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, ओके, कि हमें बार बार क्या होगा, आपका रिपीट करना पड़ेगा। अच्छा, डिलीशन में क्या होगा, जैसे मान लो कि मैं डिलीट करना चाहता हूँ, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर दूंगा, मतलब स्टूडेंट्स को हटाना चाहता हूँ, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर बैच है इससे स्टूडेंट्स को हटा रहा हूँ, तो स्टूडेंट को हटाया, स्टूडेंट को हटाया, स्टूडेंट्स को हटाया, इसको भी हटा दिया, इसको भी जब हटाने जाऊंगा तो क्या होगा, स्टूडेंट हटाना था मुझे, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो गया, ब्रांच का इन्फॉर्मेशन, टीचर और ईमेल आईडी, इसकी इन्फॉर्मेशन भी चली गई, ठीक है। क्यों ये चली गई, क्योंकि ये सारे के सारे क्या थे, स्टूडेंट से आपके रिलेटेड थे, तो इसीलिए क्या होगा, ये आपके रिडंडेंट थे सबके साथ, मतलब आप ई के साथ भी आपका ये रिलेटेड है, डी के साथ भी रिलेटेड। तो जैसे जैसे मैं डिलीट कर रहा था स्टूडेंट को, मुझे करना था स्टूडेंट को डिलीट, बट उसके साथ साथ क्या हो गया, ब्रांच, टीचर एंड ईमेल का भी डेटा आपका एलिमिनेट हो गया, ओके। सो वो आपका क्या करेगा, क्या पता मुझे बाद में ब्रांच की और टीचर की ईमेल आईडी का जो है जरूरत पड़ता, तो वो आपका यहां से चला गया। सो दैट इज क्रिएटिंग वन डिलीशन एनोमली। अब मान लो कि आपका अपडेट करना है, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि एक टीचर जो है आपका, ये टीचर बीमार हो जाता है एंड द टीचर, एक नया टीचर आता है, नया टीचर जाएगा तो उसका ईमेल आईडी फॉर एग्जांपल डिफरेंट है, ठीक है, और पर्सन भी डिफरेंट होगा। सो अब मुझे अपडेट करना है, तो अब अपडेट करने के टाइम मैं अपडेट तो कर दूंगा, बट मान लो कहीं से भी अगर गलती हो जाती कि ये मैं अपडेट नहीं कर पाया, तो उसके वजह से क्या होगा, एनोमली आ जाएगी। सो मुझे हर जगह अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो उसके वजह से क्या होगा, अपडेशन एनोमली आती है। तो जस्ट आपको नाम काफी था, बस थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया कि क्या होता है, एनोमलीज कैसे आएंगे। सो इसको रिमूव करने के लिए आपका जो है वेरियस नॉर्मल फॉर्म्स हमने डिफाइन किए हैं नॉर्मलाइजेशन के अंदर। तो पहला जो नॉर्मल फॉर्म है दैट इज 1NF, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, टोटल आपके पास 6 है जो इंपॉर्टेंट है नॉर्मल फॉर्म। सो 1NF दैट इज द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ओके। सो मैं आपको फर्स्ट बताता हूँ, फर्स्ट के बाद सेकंड में जो है, सेकंड थर्ड में जो इंपॉर्टेंट आपके टर्मिनोलॉजीज है वो बता दूंगा, क्योंकि ये आपका कोर्स तो नहीं है DBMS का पूरा, कि ये एक्चुअली मैंने अभी तक आपको जितना बताया दैट इज 70% ऑफ माई कोर्स इन इंजीनियरिंग में। जो DBMS का मेरा एक सेमेस्टर में पेपर था उसका 70% मैंने आपको बता दिया है, और नॉर्मल फॉर्म्स का जो है वो 30% था, कि डिटेल में हम लोग नॉर्मल फॉर्म पढ़ रहे थे कि कैसे क्या होता है। सो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। देन आपके पास क्या आता है, 2NF, 2NF मीन्स सेकंड एंड नॉर्मल फॉर्म, तो सेकंड मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, सेकंड इस तरह से लिख देता हूँ। अच्छा, थर्ड आपका होता है 3NF, दैट इज थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। देन आपके पास होता है BCNF, ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताऊंगा मैं। देन फोर्थ, देन फिफ्थ NF, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स दैट आर प्रेजेंट, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा रिडंडेंसी को मिनिमाइज कर सकते हैं। सो अब होता क्या है, देखो जो इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको ये नाम पूछ सकते हैं कि BCNF का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। सो बॉयज से कॉड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका अदर नेम भी पूछते हैं कई बार कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दिस, तो देखो 3 और 4 के बीच में तो इसको 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है। सो ये भी आपको एक बार पूछ सकते हैं, तो इसमें याद रखिएगा।
ठीक है। सो इसमें एक्चुअली होता क्या उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जस्ट नाम काफी है, बिकॉज आप लोग कंप्यूटर अवेयरनेस, जस्ट यू हैव टू हैव दिस अवेयरनेस। नाउ 1NF का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि 1NF बोलता क्या है। ये क्या कहता है, देखो ये जो प्रॉब्लम थी इसको मैं कैसे हटा सकता हूँ। वो कहता है कि एक सिंगल टेबल में होने की वजह से जब मैं इस डेटा को इंक्रीज करता हूँ, जैसे कोई एक नया स्टूडेंट देता हूँ तो ये भी रिपीट होता है। इससे अच्छा आप क्या कीजिए कि इन दोनों को अलग अलग टेबल में डिवाइड कर दीजिए। यू बेसिकली एक्सटेंड द डेटाबेस। इसको क्या कीजिए, मल्टीपल टेबल में, क्योंकि यहाँ पे बोला ना कि मल्टीपल रिलेटेड टेबल में आप डिवाइड कर दीजिए। जिससे मतलब देखो क्या हुआ, मैं क्या करता हूँ, एक टेबल यहाँ पे इस तरह से बना लेते हैं कि उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम, और यहाँ पे क्या हो गया, ब्रांच लिख देते हैं। ठीक है। सो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ लिखते जाऊंगा, सीएससी ब्रांच, सीएससी ब्रांच, सीएससी ब्रांच, है ना, सबका ये वाला हो गया। सो दिस इज फर्स्ट टेबल। एक दूसरा टेबल जो है वहां पे मैं ये लिख देता हूँ कि आपका ये ब्रांच है, यहाँ पे उसका टीचर है और उसका ईमेल है। तो ब्रांच में क्या होगा, सीएससी यहाँ पे हो जाएगा, टीचर एक्स हो गया, और ईमेल आईडी यहाँ पे हो जाएगा उसका जो भी ईमेल होगा। ठीक है। सो ये दो टेबल में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या हुआ ना कि जब मैं कोई एक नया पर्सन यहाँ पे, नया स्टूडेंट यहाँ पे करूंगा, तो बस मुझे ये टेबल को अपडेट करने की जरूरत है। इसको ये डेटा तो ऑलरेडी है, क्योंकि सीएससी डिपार्टमेंट में टीचर कौन है, तो एक्स है, ईमेल है, वो मैं सेकंड से कर सकता हूँ। सो मुझे बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। बट हाँ, ये एक चीज देख रहे होगे कि आपका टोटली डेटा रिडंडेंसी यहाँ पे नहीं हुई, क्योंकि सीएससी बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि पूरा का पूरा एलिमिनेट नहीं होता है, रेदर इट विल जस्ट गेट मिनिमाइज। मिनिमाइज हो जाएगा, पूरा का पूरा एलिमिनेट नहीं होगा। आई थिंक आपको समझ आया होगा। ओके। सो ये आपका इस तरह से जो है, ये आपको नॉर्मलाइजेशन बोलता है कि आप डिवाइड कर दीजिए इसको मल्टीपल रिलेटेड टेबल में, जिससे कि आपका जो है रिडंडेंसी आपका कम हो जाए, और आपको जो है स्विफ्टली डेटा जो है आपका आसानी से आप अपडेट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, या डिलीट कर सकते हो, जो भी आप करना है वो आप आसानी से कर सकते हो। ना कुछ आपके यहाँ पे जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 1NF में, वो आपको बताता हूँ, एंड देन 2NF एंड 3NF में भी आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो फर्स्ट NF में आपको क्या बोलता है, ये बोलता है आपको कि हर एक कॉलम जो है, ईच कॉलम मतलब जो फील्ड नेम होता है ना, जो फील्ड नेम हम लोग ईच कॉलम को प्रोवाइड करते हैं, ईच कॉलम मस्ट हैव अ यूनिक नेम, कि यूनिक नेम होना चाहिए। ठीक है। एक तो कि मतलब जैसे ये अगर एस नेम यहाँ पे है तो और कहीं पे भी एस नेम नहीं होना चाहिए, जैसे कि कंफ्यूजन ना हो। सो फर्स्ट थिंग इज दिस। नाउ सेकंड आपको बोलता है कि हर एक ईच कॉलम में एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है। ईच कॉलम, सो यहाँ पे लिख देता हूँ, ईच कॉलम मस्ट हैव एटॉमिक वैल्यूज। ना एटॉमिक वैल्यूज का मतलब क्या है कि जैसे देखो यहाँ पे जैसे ब्रांच है ना, तो ब्रांच में सीएससी लिखा है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि सीएससी और मैकेनिकल। ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऐसे दो डेटा नहीं रखोगे, हमेशा सिंगल वैल्यूज रखेंगे। ठीक है। सो एटॉमिक वैल्यूज होना चाहिए हर एक कॉलम के अंदर, जो आपका डेटा है वो एटॉमिक होना चाहिए। ओके। नाउ थर्ड थिंग इज कि आपका अलग डेटा टाइप होना चाहिए। सॉरी फॉर दैट, डिफरेंट डेटा टाइप्स। ओके। डिफरेंट डेटा टाइप्स फॉर ईच कॉलम। ओके। मतलब आप डिफाइन कर दो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं कैरेक्टर ही लिखूंगा, तो यहाँ पे नंबर आप नहीं लिखोगे। जितने भी आपके यहाँ पे नाम होंगे सब क्या होंगे, कैरेक्टर्स में ही होंगे। कोई भी आपका नंबर यहाँ पे बीच में नहीं होगा। जैसे मैं इसको हटा के 1 2 3 लिख देता हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। हर एक कॉलम में आपका जो है अलग डेटा टाइप होगा, वो पहले से ही स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो फर्स्ट थिंग इज कि एटॉमिक होना चाहिए, यूनिक नेम होना चाहिए। ठीक है। एंड ऑर्डर आप किसी में भी रखो, ऑर्डर वगैरह की जरूरत नहीं होती है। सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू डू इन 1NF। इसको बोलते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में बोलता है कि आप इस तरह से रखिए कि ये सारी चीजें आपकी फॉलो होनी चाहिए। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म समझ आया। इससे क्या होगा कि हमारा रिडंडेंसी कम होगा। नाउ सेकंड NF है, जिसमें आपको क्या होता है, देखो ये सारे जो आपके 1NF 2NF है, ये है स्टेप ऑर्डर में चलता है। मतलब कि पहले ये करेंगे, जब ये हो जाएगा, प्रोवाइडेड ये हो गया, तब हम लोग सेकंड NF अप्लाई कर सकते हैं। जब ये दोनों हो जाएंगे 1NF और 2NF, तब हम लोग 3NF अप्लाई कर सकते हैं। जब ये हो जाएगा तब ये करेंगे। ठीक है। तो ये आपको धीरे धीरे ऊपर की, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ वैसे बढ़ोगे, ये कंप्लीट होगा तभी आप ये कर सकते हो। ठीक है। 2NF करने के लिए ऑब्वियसली आपको 1NF करना पड़ेगा। ठीक है। सीरियल वाइज इस तरह से चलना है। सो सेकंड NF जो है वो आपको क्या बोलता है कि जो 1NF में मैंने चीजें बोली आप वो कीजिए। ठीक है। प्लस नो पार्शियल डिपेंडेंसी, ये आपका नहीं होना चाहिए, ये आप मेक श्योर कीजिए। जस्ट नेम आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बिकॉज इसको समझाने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है। सो जस्ट नाम आपको याद रखिए कि कुछ ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन में अगर नाम मिलेगा तो आप इसको मार दीजिएगा। सो 2NF में क्या होता है, 1NF वाला जो भी चीजें मैंने बताई वो सारी चीजें होंगी, और कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। एंड सिमिलरली जो 3NF है, जिसमें आपको क्या होगा, 3NF में 2NF वाली सारी बातें, ठीक है, और 2NF है तो उसमें 1NF वाली बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। प्लस इसमें क्या होगा, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है। ये दोनों जस्ट नाम आप याद रखिए तो आपके लिए
अच्छा रहेगा। एग्जाम में अगर मान लेते हैं कि पूछता है कि 2NF में क्या होता है एक्स्ट्रा, तो ये लिख दोगे आप, ठीक है, ये आपका ऑप्शन में रहेगा, तो वो आप मार्क कर सकते हैं। एंड BCNF का आपको फुल फॉर्म पूछेगा, तो वो ये हो गया। इसका डिटेल में नहीं जा रहे, बस इतना आपके लिए काफी है एग्जाम के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो, ठीक है। अगर DBMS का अलग से मेरे को कभी टाइम मिला कि हाँ मैं इंजीनियरिंग वाले लेवल में पढ़ाने लगा, तो आई विल एक्सप्लेन इट इन मच डिटेल, बट अभी आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है। ओके, सो विद दिस आपका जो नॉर्मलाइजेशन था DBMS का, वो भी खत्म हो गया, और जो DBMS का चैप्टर है वो भी आपका खत्म हो गया। अब आपको DBMS में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। एज सच देखा आपने कि मतलब देखो, जब आप एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे ना सारी चीज़ें, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से मिल जाती है कि हाँ ये इस तरह से होता है, ये इस तरह से, तब भूलोगे नहीं। और इसके आप अब जो है क्या कीजिए, जो भी मैंने आपको अभी तक बताया, 3 लेक्चर दिए, जैसे तो 3rd लेक्चर, तो इसके MCQs जाके, ठीक है, कोई भी बुक्स लीजिए, किरण में भी आपको मिल जाएगा, अरिहंत में भी मिल जाएगा, उसके MCQs जस्ट देख लीजिए, तो आप जो है कुछ अगर मतलब रह गया होगा तो आप वहां से आप लोग कवर कर लेंगे। बट अगर एक बार वीडियो देख के आप वहां पे जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऑलरेडी हो जाएंगे, कुछ 1-2 बचेंगे, वो आप डेफिनेटली वहां से कीजिए। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, वो मैं आपको नेटवर्क जो है, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वो बताने की कोशिश करूंगा। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो वो भी एक अलग से सेपरेट आपका वीडियो मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास हमारे पास इंटरनेट वाला जो है, इंटरनेट वाला वो सब जो है, वो चीज़ हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आई एम ट्राइंग कि जितना जल्दी हो सके, बट सिंस थोड़ा सा टाइम लगता है इन सब में, ठीक है, कि आपको PPTs वगैरह और लिखना वगैरह सब कुछ, सारे इन्फॉर्मेशन की क्या क्या लिखना है, मेरे को पॉइंट्स वगैरह लिखने पड़ते हैं कि ये भी बताना है, ये भी बताना है, तो वो सोचना पड़ता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले क्वेश्चन देखता हूँ कि क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे, कौन कौन से टॉपिक है जो मुझे मिस ना हो जाए, ठीक है। जैसे आपका कोल्ड बूटिंग एंड वर्म बूटिंग वाला मिस हो गया था, तो उसको मैं आपको बता दूंगा। वो मैं एक मतलब जब कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाऊंगा, तो उसके टुवर्ड्स द एंड आई विल मेक अ लाइक 5 to 6 MCQ के क्वेश्चन ले लूंगा, वहां पे आपको वो कवर कर दूंगा। ओके, सो आई थिंक आपको जो मैंने DBMS में बताया वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड ऑल्सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।